कि सुभाष बोस को सारे पॉलिटिकल पार्टी सलाम ठोकते हैं, पर सलाम ठोकने के बाद एंड में एक बट जोड़ देते हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कम्युनिस्ट हो, कोई भी। उसी चक्कर में उनका एक डिस्टॉर्टेड पब्लिक इमेज बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। कि अक्टूबर सन 46 में चाचा नेहरू ने ये बोल दिया कि सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। तो जब प्रधानमंत्री ने वो स्टैंड ले लिया, तो उसके बाद जितने ही वहाँ पे हमारे बाबू थे ब्यूरोक्रेट, ज़्यादातर लोगों को सुभाष बोस पसंद नहीं था उन लोगों को। वो सारे के सारों ने उसी थ्योरी को पकड़ लिया। 17 अगस्त की शाम को सुभाष चंद्र बोस को एक जहाज में बिठाया जाता है, जो जहाज एक बहुत बड़े जापानी जनरल को लेके जा रहा था, उसका नाम था जनरल सुलेमासा शेडेई। अगले दिन उस प्लेन का क्रैश होता है। ये कहानी सिर्फ सुभाष बोस की डेथ की नहीं है, ये कहानी जनरल शेडेई की डेथ की भी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कल को साबित हो जाता है कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई, उसका सीधा सपाट मतलब ये निकलेगा कि बहुत से प्रधानमंत्रियों ने और राष्ट्रपति ने झूठ बोला। कि सुभाष बोस was the only political leader in our modern history जिन्होंने महात्मा गांधी को इलेक्टोरल डिफीट दिया था, और किसी राजनीतिक नेता की बस की बात नहीं थी। और ये इंसल्ट कांग्रेस आज भी नहीं बोला है। तो आईएनए में सबसे सीनियर मोस्ट जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, जनरल जेके भोसले, शिवाजी महाराज के डिसेंडेंट थे। तो ना केवल गांधी जी को इस बात का मालूम था नेताजी नहीं मरे प्लेन क्रैश में, उनको मालूम है कि वो रूस के अंदर है, और ये उनको डर उन्होंने ये कन्वे किया कि अगर ये आदमी रूस की मदद से वापस आ जाता है तो ऐसी बखेड़ा खड़ा होगी हम संभाल नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात आइडियोलॉजिकली पंडित जी और गांधी जी को जो सबसे बड़ी बात पसंद थी, दैट द ब्रिटिश वर डेमोक्रेट्स। ये डेमोक्रेट्स 200 साल से हमारे खून चूस रहे हैं। 4 मिलियन लोग जो मर गए हैं 1943 में, वो नजर नहीं आता, बट ये डेमोक्रेट्स है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये केस अगर नेताजी का ना हो, किसी और महानुभाव का होता, तो देश में आग लग जाती। हमारी किस्मत फूटी है कि बंगाली खड़े होकर इस पर बोलने को राजी नहीं हो रहे। इस केस पे ओपन एंड शट केस है, कवर अप। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक तरह से टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और हम जा रहे हैं भारत के पास्ट में जानने के लिए भारत की सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्ट्री को। 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश होता है ताइवान में, जिसमें कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई थी। ये एक ऑफिशियल स्टैंस है भारतीय सरकार का भी और सुगता बोस जैसे हिस्टोरियंस का भी। वहीं दूसरी ओर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे सीनियर पॉलिटिशियंस और स्कॉलर्स ये मानते हैं कि उस प्लेन क्रैश में नेताजी की डेथ नहीं हुई थी। इनफैक्ट नेताजी ने उस प्लेन क्रैश को सिर्फ एक बहाना बनाया ताकि वो वहाँ से निकल के रूस जा सके। और वहीं तीसरी ओर अनुजधर और चंद्रचूड़ घोष जैसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स और राइटर्स ये मानते हैं कि नेताजी की मृत्यु उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई, ना ही वो कभी रूस गए। उनका मानना ये है कि नेताजी वापस इंडिया आए थे, गुमनामी बाबा के नाम से आए थे। अब इन तीनों थियोरीज में सच क्या है, यही जानने के लिए आज का ये पॉडकास्ट हमने किया है। और इस पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अनुजधर और मिस्टर चंद्रचूड़ घोष। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड का नंबर है 162, पर ये पॉडकास्ट एपिसोड 162 का पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 एपिसोड नंबर 164 के नाम में कुछ ही दिन में आएगा। इस पॉडकास्ट पे हमने बात की है इस किताब के बारे में, द बोस डिसेप्शन। द बोस डिसेप्शन अनुजधर और चंद्रचूड़ घोष की लिखी हुई सबसे लेटेस्ट बुक है और इसमें कई सारी डीक्लासिफाइड फाइल्स को अनुजधर और चंद्रचूड़ घोष ने हमारे सामने लाया है। इस पूरे पॉडकास्ट के पार्ट 1 में आपको ये जानने मिलेगा कि ये जो 3 थियोरीज के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये एक्चुअली है क्या, ये प्रोपोगेट क्यों की गई और इसमें कितना सच है। पार्ट 1 में हमने ये भी डिस्कस किया कि बंगाल में सुभाष चंद्र बोस जी को इतना कम सपोर्ट क्यों मिलता है। पार्ट 1 में हम एक बेस सेट कर रहे हैं कि नेताजी की डेथ की ये मिस्ट्री आखिर बनी क्यों, इसके पीछे रीजंस क्या थे और एग्जैक्टली नेताजी के साथ में क्या हुआ। पार्ट 2 जब रिलीज होगा तो उस पार्ट में आपको बहुत सारी और चीज़ें जानने मिलेगी, कुछ डीक्लासिफाइड फाइल्स के बारे में जानने मिलेगा और कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जानने मिलेगा जो जान के आप हैरान हो जाओगे। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो ये चाहते हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ की जो मिस्ट्री है ये सॉल्व हो जाए, तो इस एपिसोड को ज़रूर देखिए और अनुजधर और चंद्रचूड़ घोष को सपोर्ट ज़रूर करिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1।
चंद्रचूड़ सर, अनुज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। अनुज सर, आपके साथ में हमने कुछ साल पहले एक पॉडकास्ट किया 3 था। साल हो गए। 3 साल, हाँ, एंड दैट वाज ऑन जूम कॉल। चंद्रचूड़ सर के साथ में हम काफ़ी टाइम से My bad luck. प्लान कर रहे थे, बट फाइनली वी आर हियर Finally, yes. एंड दिस इज सच एन जो ऑनर। मजा फेस टू फेस बात करने का ना वो एग्जैक्टली, Zoom वगैरह एंड से आप मजा दोनों आता को साथ में एक पॉडकास्ट पे आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं अब तक, है। बहुत कम बहुत कम तो yeah. दिस विल बी इकट्ठे हो नहीं दैट पाते, रेयर हाँ। अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज वेल। Because I was in Hyderabad, not Yeah. in Delhi, and not in Mumbai, and most of the podcasters are based in Delhi or Mumbai. करेक्ट, करेक्ट। नहीं हो सिर्फ पाया हम है। लोग अभी कलकत्ता में गए तो वहाँ पे इकट्ठे हम दो मौजूद थे वहाँ पे, तो हमारे पॉडकास्ट इकट्ठे वहाँ पर हैं। इट वाज वेरी रेयर टू Yeah, फॉर अस yeah. बोथ ऑफ अस टू बी टुगेदर इन द सेम प्लेस। राइट, बट मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आज हम सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर बात करने वाले हैं, एंड मैंने आप दोनों को बहुत लंबे समय से फॉलो किया है, योर ट्विटर, फेसबुक, एंड सर तो शायद इंस्टाग्राम पे नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे है तो मैं हूँ, लेकिन मेरा अभी बहुत नहीं के बराबर है, मतलब अभी करेक्ट, join यू आर किया। नॉट एक्टिव। तो I'm not active. बट आपका जो एक सोशल मीडिया पे आप लोग स्टैंड्स लेते हो हमेशा, व्हाई इज इट ऑलवेज दिस कि आप आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट टर्म और नॉट, बट बंगाली बैशिंग क्यों करते हो आप इतना? क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट नहीं करते इसलिए? नहीं, we have two of us have different takes. Let him explain his stand, Sure, then I will sure. explain. नहीं, मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर है, बैशिंग की बात नहीं है उसमें, इट्स नॉट बैशिंग, इट्स लाइक मैंने वो फिल्म का गाना बड़ा मशहूर ना, वो तेरे बिना जीवन से कोई तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। शिकवा नहीं। लेकिन तेरे बिना भी कोई जिंदगी नहीं। तो मेरा वो रिलेशनशिप है, उसमें प्रॉब्लम देखिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए एक बात को, नेताजी को लेकर के भारत में जितने बड़े बड़े नेशनल आइकन हैं सारे के सब पूरे देश को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। शिवाजी महाराज, आप मुंबई से हैं, शिवाजी महाराज की सभी हम लोग, मैं अभी पड़पनगंज से निकल के आ रहा हूँ, यहीं मराठाओं की और अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी, पड़पनगंज पास में ही है जहाँ से हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मराठा ने कंट्रोल कर लिया था पूरा दिल्ली को, मुगलों से छीन लिया था, फिर बाद में अंग्रेजों ने उन पर अटैक किया, तो वो लड़ाई इसके पास जहाँ बैठे हैं उसके पास में ही हुई थी यहाँ पे। तो अब लेकिन शिवाजी महाराज को लेकर के जो महाराष्ट्र में लोगों में फीलिंग्स हैं वो कहीं और नहीं है, ठीक है। तो उसमें ये इशू निकल के आता है कि जब आप क्या नाम है, अगर कोई शिवाजी महाराज को लेकर कोई इशू उछल रहा है, भगवान ना करे कि कोई उल्टा सीधा बोलने की हिम्मत कर दे, तो महाराष्ट्र में लोग उसको सही जवाब देते हैं। तो वहाँ पे शिवाजी महाराज पूरे देश के हैं, लेकिन मराठा एक पावर उसके पीछे खड़ी हुई है महाराष्ट्रियंस की। सेम सरदार पटेल पूरे देश को बिलोंग करते हैं, हमारे देश के हैं, लेकिन मूर्ति गुजरात में लगी क्योंकि वो उनका होम स्टेट है। तो ये जितने बड़े नेशनल आइकन हैं उनके पीछे जो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या उस समाज के लोग जहाँ से वो आते हैं उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। राइट। नेताजी को लेकर के मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है, और क्योंकि मैं पूरे देश में जाता रहता हूँ, महाराष्ट्र में भी काफ़ी मेरे लेक्चर काफ़ी होते रहते हैं, मेरी पिछली किताब मराठी के अंदर भी हैं दोनों, तो वहाँ पे पूरे देश में मैंने देखा है, खासकर ये दिल्ली के अंदर हम जब पैदा हुए थे, हमारे दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन थे। उसमें से एक मिसकंसेप्शन ये था कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घुसा दी गई थी कि सारे बंगाली नेताजी के भक्त होते हैं। तो ये मैं कंसेप्शन लेके बड़ा हुआ, लेकिन जब मैं ये नेताजी की पूरे जो डेथ मिस्ट्री पर इन्वेस्टिगेशन मैंने शुरू करी है, पहले हिंदुस्तान टाइम्स के बिहाफ पे अपने आप हुआ, ऑब्वियसली मेरा पाला बंगाली लोगों से पड़ता है, और इसमें ये जो पूरी जर्नी है मेरी 24 साल की, ऑब्वियसली मेरे ज़्यादा सपोर्टर, मेरे वेल विशर्स और फ्रेंड्स ज़्यादातर बंगाली हैं, तो उसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। और मेरा आना जाना भी होता है, मैं कलकत्ता जाना बहुत पसंद करता हूँ, मुझे सबसे अच्छा कलकत्ता शहर लगता है, मेरे सारे मित्र वहाँ हैं, और पूरा शहर मैंने सड़कें, मैंने वहाँ की खाक छाकी मैं घूमता हूँ, तो मुझे मज़ा आता है, तो वहाँ जाना आना होता है। उसके अलावा मैं भारत के अलग अलग जगह पर जाता हूँ, पुणे में गया, मैसूर में गया, बेंगलोर में गया, विदेश में गया, तो बंगाली समाज के लोग मुझे मिलते हैं, तो मेरा इंटरेक्शन पूरी दुनिया में बंगालियों से होता है। तो जब ये इस चीज़ को मैं अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखूँ, और जो मेरे को बचपन से जो मेरे दिमाग में ये बात डाली गई थी कि सारे बंगाली नेताजी के भक्त होते हैं, तो वो बेसिकली गलत बात है। 90% बंगालियों को सुभाष बोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, 10% जो बंगाली हैं वो नेताजी के बहुत बड़े भक्त हैं, और हमारी इस पूरी लड़ाई, हमारी पूरी मुहिम उस 10% को हमारे फेवर में कन्वर्ट करने की है। 90% हमको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं लेके चल रहा हूँ। बट इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज 100% लोग उनको भगवान की तरह देखते हैं। बिल्कुल। अगर आप राजस्थान चले जाओ, महाराणा प्रताप। बट बंगाल में ऐसा क्या है कि इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ, इसका थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। ओके, बिकॉज स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट 1939, जब सुभाष बोस ने बगावत कर दिया गांधी जी के खिलाफ। तो बंगाल का जो कांग्रेस था वो स्प्लिट हो गया। मतलब एक छोटा गांधीवादी वो था, सेक्शन था, इनसिग्निफिकेंट, दे डिड नॉट गेट द पावर। पूरा बंगाल का कांग्रेस पॉलिटिक्स बोस ब्रदर्स, मतलब सुभाष बोस और उनका जो बड़े भाई थे शरद बोस, उनके अंडर था। राइट। दे कैप्चर द एंटायर पॉलिटिक्स। बट धीरे धीरे जब वो देश के बाहर चले गए, द गांधीयन सेक्शन लोगों को समझ में आने लगा, ना कि सिर्फ कांग्रेस लीडर्स
जो पुराने रेवोल्यूशनरीज थे उनमें से कई लोग भी धीरे धीरे कांग्रेस हाईकमांड की तरफ आने लगे, क्योंकि इनको लगा कि अगर पावर आएंगे कभी हाथ में तो इन्हीं लोगों के पास आएंगे, ऑल्टरनेटिव तो है ही नहीं। तो ये धीरे धीरे कांग्रेस गांधीयन हो गया, बंगाल कांग्रेस गांधीयन हो गया, पूरा गांधीयन डोमिनेंस। तो सुभाष बोस का जो ग्रुप था वो बिखर गया, उनका दे लॉस्ट पावर। पर्टिकुलरली 45 के बाद से जो पॉलिटिक्स चला, बंगाल का पार्टीशन हुआ, तो काफ़ी चेंजेस आए। तो सुभाष बोस का जो फॉलोअर सेक्शन थे वो लेस पावर उनके हाथ में आया, ज़्यादा पावरफुल आ गया गांधीयन सेक्शन, हाई कमांड जो है। तो वहाँ से शुरू करके लेट 70s में 77 में जब गवर्नमेंट चेंज हुआ, लेफ्ट फ्रंट पावर में आए, तो ना तो गांधीयन कांग्रेस ना लेफ्ट फ्रंट, सुभाष बोस वाज नॉट एन आइकन फॉर एनी ऑफ दिस। उनके लिए यूजफुल टूल था। सो सुभाष बोस इतना पॉपुलर है ग्राउंड लेवल पे कि यू कैनॉट इग्नोर हिम। तो इग्नोर नहीं कर सकते, पर उनको ज्यादा बड़ा चढ़ा के बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी और नेहरू के बारे में बात करना है कांग्रेस को। और लेफ्ट फ्रंट जब आए तो उनके अपने आइकन्स है, मार्क्स है, एंगल्स है, उसके बाद मुजफ्फर अहमद, ज्योति बोस, ये सारे लोग हैं, और भी आइकन्स उस टाइम पे थे, तो दे हैड टू प्रमोट देम। सुभाष बोस को धीरे धीरे साइडलाइन किया गया, बोलता था सेंट्रल लेवल कांग्रेस जहाँ पे पावर में है और बंगाल में। तो जो जगह उनको मिलना चाहिए था वो जगह डेलिबरेटली उनको नहीं दिया गया, ही वाज साइडलाइन, मार्जिनलाइज्ड। तो ये करते करते धीरे धीरे द प्लेस दैट इट डिजर्व्ड वो उनको नहीं मिला। बट जो अनुज बोल रहा है कि 90% ऑफ द बंगालीज आर नॉट नेताजी इंटरेस्टेड इन नेताजी, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ 90% ऑफ बंगालीज आर इंटरेस्टेड इन नेताजी, पर हमें ये लगता नहीं है, दिखता नहीं है। इसलिए है कि बंगाल का जो आप पॉपुलेशन अगर देखोगे, देयर आर टू क्लासेस बेसिकली। एक है जो एलीट इंटेलेक्चुअल क्लास हु सेट द नैरेटिव, जो कोलकाता में बैठे होते हैं। करेक्ट। कोलकाता से कुछ लोग दिल्ली में आ जाते हैं, दे रिमेन क्लोज टू द पावर सेंटर। ये लोग नैरेटिव बनाते हैं। ये या तो घोर गांधी भक्त या दे आर कम्युनिस्ट्स। तो दे क्रिएट द नैरेटिव ऑफ द डे, और ये नैरेटिव ऑफ द डे चला गया है नैरेटिव ऑफ द डिकेड्स। तो लेट 40s से जो नैरेटिव शुरू हुआ है अभी तक चलता आया है, वो वही चल रहा है। उसमें सुभाष बोस का जगह नहीं है। तो जो सबस्ट्रेटम है, जो ज्यादातर लोग कॉमन पीपल का जो नैरेटिव है वो उभर के नहीं आता है। तो आप अगर कोलकाता में देखो, मैंने एक चैलेंज दिया था, अभी एक बंगाली चैनल में पॉडकास्ट किया था, तो आई गिव देम एन ओपन चैलेंज कि आप 1 महीने का टेलीग्राफ ट्रैक करो। टेलीग्राफ में वो दे प्रिंट इवेंट्स, डेली इवेंट्स का, कल्चरल इवेंट्स कहाँ का क्या होता है। मैंने बोला कि आप ट्रैक करो, उसके बाद देखो कि कितने प्लेस, आर्ट गैलरी शोज, स्कल्पचर, ये सारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स गांधी के नाम पे होता है और कितना बोस के नाम पे होता है। आपको ज़्यादातर गांधी के नाम पे मिलेगा, बिकॉज दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस एलिट इंटेलेक्चुअल क्लास। तो कॉमन पीपल, दे आर इन दिस मैटर आई वुड से दे आर डिसएनफ्रेंचाइज्ड। तो उनका करने का ज़्यादा कुछ क्षमता नहीं है। कभी जुलूस निकाल लिया, कभी धरने पे गए, किसी पर्टिकुलर इशू पे गए, कभी जैसे नेताजी के जन्मदिन पे बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे प्रोसेशंस निकलते हैं, ब्यूटीफुल कलरफुल प्रोसेशंस निकलते हैं, प्रभात फेरी बोलते हैं, तो वो होता है। तो कॉमन लोगों के बारे में जाके, बीच में जाके अगर कोई बुरा भला कुछ कह दे, आई डोंट थिंक वो एक पीस में वापस आएगा। बट अगर आप कोलकाता में आओगे, इंटेलेक्चुअल जो खास करके जो सिटी ब्रेड एलीट कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ के आते हैं, मोस्ट ऑफ हुम आर आइदर एक्सट्रीम लेफ्ट और लेफ्ट ऑफ सेंटर, राइट। तो उनके बीच में द थिंग इज, अरे हमारे बंगाल में तो इतने सारे महापुरुष आए, एक को छोड़ के एक को क्यों पकड़े, एक ही को क्यों बात करें हम। तो जब प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ में नेताजी का स्टैचू लगाया था, तो एक प्रपोजल आया था, वो बंगाली इंटेलेक्चुअल्स के थ्रू आया था कि एक जना का स्टैचू वहाँ क्यों लगाए, रोटेट करें, हमारे इतने सारे महापुरुष हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज अ रिजल्ट ऑफ जो विजिबल है, इट गिव्स यू द इंप्रेशन ऑफ द बंगाली कम्युनिटी, दैट इज नॉट द ट्रू इंप्रेशन ऑफ बंगाली कम्युनिटी। बंगाली कम्युनिटी आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे, इज डिफरेंट। नहीं, उसमें अब उसमें सोचने का तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया की बात करें, ठीक है, मैं ये अगर ये है कि इंटेलेक्चुअल जो है वो बड़े लोग हैं, वो नैरेटिव सेट करते हैं। आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, सभी को भगवान भला करे, अमेरिकियों का इन्होंने इंटरनेट बना दिया, आपके ट्विटर सब बना दिया,
आपका वो रिफ्लेक्शन वहाँ पे निकल के आता। तो जब ये जो मैं स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ कि 90% को इंटरेस्ट नहीं है, मैं वो सोशल मीडिया की पोस्ट को देख के बात कर रहा हूँ Right. कि पब्लिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितना हमने पापड़, जैसे मेरा हिसाब ले लीजिए, इतने पापड़ मैंने बेले हैं, मेरे पास मुश्किल से 60-70 हज़ार फॉलोवर है फेसबुक के ऊपर, ठीक है। और आपको मैं ऐसे ऐसे वाहियात वीडियो दिखाऊंगा बंगालियों के जहाँ मिलियंस उनको हिट आ रहे हैं। तो पब्लिक कहाँ सपोर्ट, अगर मैं ये लेके चलूँ जैसे कह रहा है कि पब्लिक बड़ी इंटरेस्टेड है, वो पब्लिक इंटरेस्ट मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? मेरी किताबों की सेल की फिगर में कहाँ दिखा रहा है? क्या परसेप्शन वहाँ पे हो रहा है? मैं ये मान के चल सकता नहीं कि वहाँ की जनता जो है, वहाँ की पॉलिटिकल जमात पब्लिक के व्यू को इग्नोर कर जाएगी। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को लेकर के सब लोग खड़े हो जाते हैं, इसलिए वहाँ के नेता और वहाँ के सब लोग उनको इग्नोर नहीं कर सकते। राइट। अगर बंगाल में वहाँ की पॉलिटिकल क्लास इंटेलेक्चुअल इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब नेताजी के नाम पे सपोर्ट सिस्टम नहीं है। बट तो एट द एंड ऑफ द डे मैं पब्लिक को ही ब्लेम करूंगा कि यही इनको खड़ा करते हैं, यही इनको वोट देते हैं। अगर नेताजी को कम्युनिस्टों ने तो जो कुत्ता बोला और बाद में लोगों ने उन्हीं को वोट दिया, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी हुई? लोगों की हुई ना। मैं तो भैया मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं हूँ ना, मैं मीडिया में हूँ, तो मैं तो आपको साफ बता रहा हूँ बात। तो इवन सोशल मीडिया के जो प्रोफाइल आप जो हम पोस्ट कर रहे हैं नेताजी के बारे में, उसमें कितना सपोर्ट मुझे मिल रहा है? तो वेरे कॉमन पीपल, अगर कॉमन पीपल इतने इंटरेस्टेड हैं सुभाष बोस को लेकर के, वो कहाँ है वो लोग? करेक्ट। बता, आजकल तो ट्विटर फेसबुक तो हर एक आदमी के पास में, गरीब से गरीब आदमी के पास में है। तो वहाँ तो मैं ये पूरा देख करके बता रहा हूँ कि लेकिन एट द सेम टाइम मस्ट क्वालिफाई कि जो 10% जो बचे हुए हैं जिन्होंने जो सपोर्ट दिखाते हैं, वो नेताजी के सबसे बड़े भक्त हैं। और मेरा सारा इकोसिस्टम, सपोर्ट सिस्टम जो है मेरे सारे दोस्त उसी कैटेगरी में आते हैं। बट टेल मी समथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अंबेडकर के बारे में कोई भी बात कर लो, वो एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है, वो पार्लियामेंट तक वो बात पहुंच जाती है। एक ऐसा पूरा स्टेट जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, उनके शहर से, उनके सिटी से एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसने प्रॉब्ली इंडिया के फ्यूचर को बदल दिया, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उस इशू को कोई पार्लियामेंट तक लेके नहीं जा रहा। ऐसा क्या मतलब, इतना कैसे नैरेटिव चेंज हो गया ओवर द ईयर्स? बिल्कुल उसमें वही है ना कि वही मैं बात लोगों को पब्लिक बता कि पब्लिक में ये जो गलत स्टोरी फ्लोट कर दी कि सारे बंगाली जो है नेताजी के भक्त होते हैं, वो आपको इसने एक्सप्लेन कर दिया। ज़्यादातर बंगाली गांधी जी, पंडित नेहरू, कार्ल मार्क्स इनके भक्त होते हैं, ये रियलिटी है। और वो कभी इस केस के में हमें सपोर्ट नहीं करने वाले। मैं सिर्फ वो 10% लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि वो 10% से भी ताकत है। मुझे कोई रेवोल्यूशन कंट्री में लेके नहीं आनी, हमें तो थोड़ी सपोर्ट चाहिए। तो 10% सफिशिएंट है। लेकिन यही है कि आप वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर ये कोई, अब जैसे बंगाल के, अगर आप आज पूरे देश का अगर हाल देखो, आपने डॉक्टर अम्बेडकर का नाम दिया, भारत के अगर पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा जोश वाले बंगाली MP हैं। वक्फ बोर्ड की मीटिंग में पानी की शीशे तोड़ना, पार्लियामेंट में खड़े होकर अम्बानी को गाली देना, शिवलिंग पे कमेंट करना, वो सबसे ज़्यादा खूंखार और सबसे खतरनाक और बोलने में सबसे ज़्यादा आउटस्पोकन बंगाली होते हैं। लेकिन वो बंगाली नेताजी के बारे में चू नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसको इंटरेस्ट नहीं है। ये तो वो बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको चीज़ों की समझ है, ऐसे नहीं उनको समझ लिया, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं है। दो कैटेगरी है। जो एक कैटेगरी है, उनके लिए नेशन बिल्डर्स या तो साबरमती में पैदा होते हैं या आनंद भवन में, और दूसरे जो कैटेगरी है, उनके रेवोल्यूशनरीज पैदा होते हैं या तो क्यूबा या वियतनाम, या पहले मॉस्को होता था, बीजिंग होता था, अब चलो होता भी होगा, बट हमारे देश में तो नहीं होता है। तो इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम वियतनाम, फ्रॉम क्यूबा, फ्रॉम बीजिंग, फ्रॉम मॉस्को, नॉट एनीवेयर हमारे। बिकॉज ये बहुत फेमस एक स्टेटमेंट है बाय वन ऑफ द वेरी हाई लेवल इंटेलेक्चुअल लेफ्टिस्ट MP, CPI के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, हिरेंद्रनाथ मुखोपाध्याय। ही वॉज MP फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वेरी वेल रिगार्डेड स्कॉलर। तो उन्होंने एक छोटा सा बायोग्राफी लिखा था नेताजी के ऊपर। तो उसमें उनका असेसमेंट ये था दैट सुभाष बोस वॉज नॉट अ ट्रू रेवोल्यूशनरी बिकॉज ही इज नॉट बिल्ट इन दैट फ्रेमवर्क ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। तो उनको रेवोल्यूशन का पूरी तरह समझ नहीं है। ये है तो लेफ्टिस्ट का आइडियोलॉजिकल बहुत सारे डिफरेंसेस है सुभाष बोस के साथ, बट बिकॉज सुभाष बोस इज पॉपुलरिटी इन द स्टेट, वो लेफ्ट फ्रंट और उनका एक कंपोनेंट है फॉरवर्ड ब्लॉक जो चलता ही है सुभाष बोस के नाम पे। तो इसीलिए दे पे हिम द लिप सर्विस जस्ट लाइक द सेंटर। राइट। तो कभी सेंटर में कांग्रेस था तो क्या कभी मार्जिनलाइज कर दिया, तो कभी बात नहीं किया, ऐसा तो नहीं। कभी पोस्ट स्टैंप निकाल दिया, कभी सोड आया तो प्रोग्राम कर दिया। तो इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, शी डिड नॉट वांट टू कम फॉर द प्रोग्राम, बट रिस्पॉन्स देके लास्ट मिनट में शी एग्रीड टू कम। तो उसमें स्पीच दे रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय। उसी दीनदयाल उपाध्याय का बीजेपी आजकल वो चल रहा है, गांधी भक्ति पे चल रहे हैं।
तो political landscape is very dynamic. It's Right. based mostly on the convenience of politics. बट अगर हम इस किताब की बात करें द बोस डिसेप्शन डिक्लासिफाइड, पिछली जो आपकी किताबें रही है उसमें भी आपने कई सारी इस थियोरीज के बारे में बात की है. मोटी मोटी 3 थियोरीज है जिसमें से आई पर्सनली बिलीव कि 2 थियोरीज बहुत क्लोज आती है. एक जो गुमनामी बाबा वाली थियोरी है और एक जो वो रशिया वाली थियोरी है कि वो रशिया में किसी प्रिजन में उन्हें कैद कर लिया था एंड देन वहाँ से उनकी लाइफ बहुत बदल गई. व्हाट इज डिफरेंट इन दिस बुक, दिस पर्टिकुलर बुक, जो आपकी पिछली इतनी सारी किताबें रही है उससे? There are a lot of things which are new and different. एक तो है इंडियाज बिगेस्ट कवर जब निकला था 2011, 14 साल पुरानी बात है. राइट. तब तक डिक्लासिफिकेशन ढंग से सिस्टमेटिकली शुरू भी नहीं हुआ था. इट हैड जस्ट स्टार्टेड. तो डॉक्यूमेंट्स No, there was no जो access था- declassification. नहीं 2010 में हो गया है डिक्लासिफिकेशन. नहीं हुआ था. होम मिनिस्ट्री ने डिक्लासिफिकेशन मेरे हाथ में डिक्लासिफिकेशन वो 12 नेशनल आर्काइव्स में भेजने का वो हो गया. 12 14 में आया. तो 12 में 10 में anyway कुछ the था. process, that's what I said, declassification process had just started. हाँ, the paper तो- had not come out. Declassification process had just started and जो भी papers access हुआ था it was through other means, not through scholarly means. जो historians, academic historians जो करेंगे आर्काइव में जाएंगे, बैठेंगे, फाइल्स खोल के देखेंगे क्या मिलता है, उसके बेसिस पे लिखेंगे. हमारा अप्रोच शुरू से अलग रहा है. हम डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के निकालते हैं जहां से नहीं मिलना चाहिए. तो पहले तो हम डिक्लासिफाई कराते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर हम निकालते हैं कि उससे क्या मिला. तो ये जो टाइम था 2011, ये प्रॉपर सारे सिस्टमेटिक डिक्लासिफिकेशन शुरू नहीं हुआ था. वी डिड नॉट हैव एक्सेस टू ऑल दिस फाइल्स जो अनऑथराइज्ड वे में हमें मिला था बिकॉज ही वाज वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट ड्यूरिंग द मुखर्जी कमीशन टाइम. राइट. तो काफ़ी सारे फाइल्स उसको उस टाइम पे एक्सेस हुआ था. अब उसके बाद हमने जो आरटीआई यूज़ करके जो डिक्लासिफिकेशन कैंपेन चलाया था, उस एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कुछ रिजल्ट्स डॉक्यूमेंट्स आए थे. बाय एंड ऑफ 2007 आई हैड गॉट होल्ड ऑफ अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. उसमें से कुछ रेलेवेंट था तो ऐसे करके लिखा था. बट दैट वाज द मोस्ट कोजेंट एक्सप्लेनेशन. एंड उस बुक का स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि पहली बार डॉक्यूमेंट्स का फोटो डाल Yeah. के वो करके एक्सप्लेन करना. तो दैट वाज अ पाथ ब्रेकिंग काइंड ऑफ मॉडल Right. फॉर राइटिंग एन इन्वेस्टिगेटिव बुक. राइट. बट इट वाज नॉट एवरीथिंग. वी डिड नॉट हैव एक्सेस टू एवरीथिंग. उसके बाद प्रॉपर डिक्लासिफिकेशन जब शुरू हुआ और डॉक्यूमेंट्स दूसरे सोर्सेस हमें हाथ में आया, एंड देन वी रोट कनंड्रम. 2019 अप्रैल में Correct. कनंड्रम आया जो गुमनामी बाबा इशू को लेकर. दैट क्रिएटेड अ रकस. मूवी बना, इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स मूवी बनाया. उस मूवी के स्क्रिप्ट को, डायलॉग राइटिंग को, म्यूजिक को नेशनल अवार्ड मिला. बंगाल के चीफ मिनिस्टर पब्लिक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर उस मूवी की तारीफ की. 4 साल बाद. उस टाइम पे नहीं बोली. तारीफ की है कभी भी 4 हो. साल बाद. अरे डोंट नीट पिक यार. आई मीन की तो है ना, एज अ चीफ मिनिस्टर शी हैज प्रेज्ड द मूवी. 4 साल हो, 3.5 हो, 3.25 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो पड़ता अगर उसी टाइम बोलती थी तो पब्लिसिटी आज बोलने से Sure, क्या फर्क हाँ. पड़ जाएगा. आई मीन व्हाई नॉट. तो वो हुआ. उस टाइम पे जो हुआ, one of the groups which were supporting us and had been working with us, a section of the Bose family. राइट. They have been working with us from 2006 when I was in UK. So I established contact and they have been working. So we promoted them because हमारा मीडिया जिस तरह से काम करते हैं हमारे देश में, like politics, media criticizes politicians for being dynastic. But media personnel, the reporters are also very dynastic in their attitude. तो बोस फैमिली से कोई बात करेगा तो दे एज्यूम दैट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, ये ज़्यादा जानता है. So that mindset itself is very wrong. We have criticized it, but nothing has changed. जब भी कुछ होता है तो माइक पकड़ के उनके पास भागता है. तो we utilize that. We fed them the information. We made them the face of a segment of the campaign and all. It worked. Our strategy worked. But then what happened is overnight they got a lot of media limelight. And then when the Gumnam issue came out, when Srijit was making the movie, और हमारे कॉन्ड्रम आके इतना हल्ला मच गया and we presented evidence and all, तो इनको
ये पहले से जानते थे कि हमारा स्टैंड क्या है, गुमनामी बाबा को लेकर हमारा स्टैंड क्या है, इनको पता था. Suddenly they turned against us and started a huge campaign against us. ये लोग बोस फैमिली के कुछ मेंबर्स और कोलकाता के जो एकेडमिक्स, लेफ्ट ओरिएंटेड एकेडमिक्स है, कुछ पॉलिटिकल फिगर्स, एक कंसर्टेड कैंपेन शुरू कर दिया कि ये लोग नेताजी के इमेज टार्निश कर रहे हैं, राइट. दे आर डिग्रेडिंग नेताजी इमेज. तो उस पे झगड़ा होने लगे एंड डिबेट होने लगे. वी होप्ड कि वो डिबेट इतना एस्केलेट होगा that the government will intervene and do something, just like what happened during the snooping scandal. When the Right. snooping scandal was exposed, इतना ज़्यादा पब्लिक में डिबेट हो गया, मीडिया ने इतना ज़्यादा उछाल लिया उसको कि सरकार को, बोथ बंगाल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू डू समथिंग. हमारा उम्मीद यही था कि इस टाइम पे भी कुछ होगा, बट सडनली वी सॉ कि इन लोगों ने अपना स्ट्रैटेजी बदल दिया. तो इन लोगों ने क्या किया, दे डिड नॉट इवन स्टेप टू द गुमनामी बाबा डिबेट other than accusing us of tarnishing Netaji's image. वो लोग उठाने लगे पुराने जो प्लेन क्रैश के बेकार से कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ फैक्ट्स है, कुछ रिपोर्ट्स है, और उसको डिस्टॉर्ट करके पब्लिक डोमेन में, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड. राइट. तो पब्लिक डोमेन में ये न्यूज मीडिया को पूरा दिखाना शुरू कर दिया, एज यू प्लेन क्रैश ऑल ऑफ अ सडन बिकम द मेन इशू. तो वी रियलाइज्ड कि इस तरह का जो मिसगाइडिंग कैंपेन है इन लोगों का, दे ऑलवेज ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस, डिस्ट्रैक्ट द पीपल विथ हाफ ट्रूथ्स एंड अनट्रूथ्स. तो हमने तब डिसाइड किया कि दिस प्लेन क्रैश का जो स्टोरी, इसको हमेशा के लिए डिमोलिश करना है. तो हमने वो जितने सारे फाइल्स 2006 से लेकर 2018-19 तक जितने सारे डिक्लासिफाई हुआ था, सरकारी फाइल्स, भारत सरकार के फाइल्स, हमने सारे खंगाले. ओके. हर पन्ना, हर पैराग्राफ, हर शब्द, हर लाइन, और उठा के लेके आया कि भाई साहब, आप जो बोल रहे हो वो एक तरफ, आपके पास जो फाइल्स है, जो 70 सालों से छुपा हुआ था, आप देखना चाहो तो सच्चाई इन्हीं फाइल्स में छुपा हुआ है. आपने देखा क्यों नहीं? तो मनमोहन सिंह सरकार ने 2006 में लास्ट कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो बैठा था कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर की वजह से, इन्वेस्टिगेटिंग नेताजी's डिसअपियरेंस, मुखर्जी कमीशन, जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी कमीशन. ही वाज an ex-judge of the Supreme Court, Chief Justice of the Allahabad High Court एंड बॉम्बे हाई कोर्ट. बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था. चीफ जस्टिस. तो अ वेरी वेल रिगार्डेड मैन, मतलब इतना इम्पेकेबल इंटेग्रिटी. उन्होंने जो रिपोर्ट पे अपना फाइंडिंग्स दिया, बाकी सब छोड़ दो, बोला प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, हुआ ही नहीं है प्लेन क्रैश. तो उसको जैसे दबा दिया गया, कांग्रेस ने जैसे दबा दिया गया विद द हेल्प ऑफ सम अदर पीपल. तो उस टाइम पे बीजेपी ने बहुत अपोज किया था कांग्रेस सरकार को, एंड ऑल द टॉप लीडर्स ऑफ बीजेपी, राइट. सारे बाकी सारे पार्टीज भी, आप किसी का भी नाम ले लो, आरजेडी, आपका समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, किसी का भी नाम ले लो, सब ने कांग्रेस को अपोज किया था उस टाइम पे, उस डिसीजन पे. तो 2014 से पहले जब राजनाथ सिंह कटक गए 2014 के जनवरी में, तो उन्होंने कहा कि नेताजी के बर्थ प्लेस के बाहर खड़े होकर प्रेस लोगों को बोला कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम ये जरूर सच्चाई बता देंगे देश को. पर एज सुन एज दे फॉर्म द गवर्नमेंट, उनका पोजीशन चेंज हो गया. उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो कांग्रेस कैबिनेट का जो डिसीजन है उसी को लेकर चल रहा है. राइट. ये 2017 में क्लैरिफिकेशन दिया कि कांग्रेस का जो डिसीजन है हम उसी पे चल रहे हैं, पर अगर कोई नया इंफॉर्मेशन आता है तो हम इशू को रीथिंक करेंगे, रिकंसिडर करेंगे. तो हमारा कहना यह है, आपके फाइल्स में से हर पन्ना देख के, ढूंढ के, हमने ये सारे नए इंफॉर्मेशन निकाला है. इंफॉर्मेशन दो तरह के इंफॉर्मेशन यहाँ डाला है जो पहले नहीं डाला था. एक तो है, पहले जो था उस पे ऐड किया है, विच आर द फाइल्स जो डिक्लासिफाइड फाइल्स हो. हाँ, ऐड किया है कि प्लेन क्रैश का स्टोरी क्यों झूठ है, टेक्निकल डिटेल्स जो है, जो स्टोरी में जो इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी कि प्लेन क्रैश, व्हाई इज इट
इम्पॉसिबल, क्यों नहीं हुआ? दैट इज द फर्स्ट एडिशन. द सेकेंड एडिशन विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, जो पहले इतना क्लैरिटी के साथ हम नहीं कर पाए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1946 टिल 2006, 60 साल हर सरकार ने डेलिबरेटली किस तरह से इस इशू को दबाया है. ओके. और सबसे खतरनाक इसका जो क्लाइमैक्स है कि मुखर्जी कमीशन का रिपोर्ट जब मनमोहन सिंह सरकार के पास आया, होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल. लातूर के. करेक्ट. हाँ. शिवराज पाटिल पहले ही अपना माइंड सेट कर लिया था, इसको रिजेक्ट करना है. तो उसके हिसाब से अपने होम मिनिस्टर के ब्यूरोक्रेसी को लगा दिया कि रिपोर्ट नोट बनाओ, पॉइंट निकालो और एक ब्रीफिंग नोट बनाओ कैसे ये रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं है. उसके हिसाब से नोट बनाओ. उसी नोट को रिफाइन करके पेश किया गया कैबिनेट के सामने, और उस नोट के बेसिस पे कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि ये रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं. हमने ये दिखाया है कि वो नोट, इट्स फुल ऑफ हाफ ट्रूथ्स एंड अनट्रूथ्स. इट्स अ क्राइम इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू मिसलीड द कैबिनेट. ये पहले अवेलेबल नहीं था, अभी ये इसमें है. ये 2 फाइंडिंग्स हुए, नए एडिशन. राइट. तीसरा है, ये तो पता चल गया, अब क्या करें? क्योंकि लोगों का आदत है कि जब भी आप इस इशू को उठाओगे, बोले अरे इतना पुराना इशू, ये है क्या है, पैसा फिर से खर्चा होगा, ये होगा, और पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, ये है वो. तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस लेके आ जाते हैं. उस टाइम पे ट्रम्प पिछली बार जब प्रेसिडेंट हुए थे, तो उनके कैनेडी असैसिनेशन केस के बारे में जो वो था, अटरेंसेस था, वो तो था ही. राइट. उसके बाद जो हुआ है, क्या हुआ है, हमने उसको यूटिलाइज किया है और एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया है बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट्स. हमारे देश में, बाहर के देश में किस तरह से इस टाइप का कॉम्प्लेक्स केसेस को सॉल्व किया जाए. करेक्ट. तो इट्स नॉट हाइपोथेटिकल, इट्स नॉट स्पेक्युलेटिव, इट्स नॉट गेस वर्क और एनी जस्ट हॉलो वर्ड्स. एक कंक्रीट ब्लूप्रिंट दिया कि ऐसे कैसे कर सकते हो. तो दैट इज वर्केबल. ये तीसरा नया एलिमेंट है इस किताब में. चौथा जो नया एलिमेंट इस किताब में है, जो थोड़ा बहुत मैंने जो नेताजी का बायोग्राफी लिखा था, बोस द अनटोल्ड स्टोरी, उसमें थोड़ा बहुत उसमें भी कवर किया था, बट उसको पूरा समराइज करके उसका निचोड़ हम इसमें डाला है. राइट. कि सुभाष बोस को सारे पॉलिटिकल पार्टी सलाम ठोकते हैं, पर सलाम ठोकने के बाद एंड में एक बट जोड़ देते हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो. और उसी चक्कर में उनका एक डिस्टॉर्टेड पब्लिक इमेज बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन. उस इमेज को तोड़ना बहुत जरूरी था. टू गिव यू वन एग्जाम्पल, कि सुभाष बोस वॉज अ नाजी सिंपैथाइजर, नंबर 1. ये लेफ्टिस्ट बोलते हैं. करेक्ट. राइटिस्ट क्या बोलते हैं? सुभाष बोस वॉज एन इस्लामिस्ट एपिजर, मुस्लिम एपिजर. ये राइट विंग बोलेंगे. तो इस तरह के फिर वो बोलेंगे, आपके कांग्रेस बोलेंगे, सुभाष बोस वॉज वेरी हैप्पी अंडर गांधीयन लीडरशिप एंड ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ नेहरू. तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन में एक गलत इमेज बनाया गया है, उसको तोड़ना जरूरी था, बिकॉज इट्स इंट्रिकेटली लिंक्ड. क्योंकि सवाल तो पहले आता है ना कि सुभाष बोस के डिसअपियरेंस का मिस्ट्री अगर आप सुलझना चाहते हो, व्हाई शुड यू इवन टॉक अबाउट सुभाष बोस, व्हाई इज ही इंपॉर्टेंट? ट्रू. तो जब तक उसका जवाब आप नहीं दोगे, तो इस डिसअपियरेंस मिस्ट्री विल नॉट गेन ट्रैक्शन. आज जब कैनेडी एसोसिएशन केस के नए हजारों डॉक्यूमेंट्स निकल रहा है, नोबडी इज कंप्लेनिंग इन द यूएस कि इतना पुराना केस, अरे भाई छोड़ दे, क्या हो गया है. कल अनुज ने एक अच्छा पॉइंट आउट किया, ट्रम्प इज अ रिपब्लिकन, कैनेडी वाज अ डेमोक्रेट. दैट इज नॉट कमिंग इन द वे. पैसा खर्चा हो रहा है, दे आर पुटिंग रिसोर्सेज, टास्क फोर्स बनाया है, लोगों को एम्प्लॉय किया है, नोबडी इज कंप्लेनिंग बेकार का पैसा खर्चा हो रहा है. व्हाई डज इट हैपन इन आवर केस? तो all these are very interlinked issues, Right. and this book answers comprehensively all these points. I mean, एक एग्जांपल के तौर से मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब किताब पढ़ लोगे, आपके मन में सवाल आएगा कि हमारा एक विदेश मंत्री फॉरेन ट्रिप खत्म करके आने के बाद फाइल में झूठ क्यों लिख रहा है? उसने तो झूठ लिखवा दिया अपने नोट पे, ट्रिप रिपोर्ट पे, बट लोगों को तो पता नहीं है कि वो झूठ लिख रहा है. तो विदेश मंत्री जब झूठ लिख रहा है, वो सच्चाई, ऑफिशियल सच्चाई होकर रहेगा फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस.
20 साल बाद जब कोई वो फाइल देखेगा पढ़ेगा तो उसको सच के हिसाब से लेगा ना, बिकॉज द फॉरेन मिनिस्टर कैन नॉट लाई या गवर्नमेंट फाइल कैन नॉट लाई। करेक्ट। बट हमें देखने को मिल रहा है कि ऐसे एक नहीं मल्टीपल मतलब सैकड़ों फाइल है जहां पे झूठ लिखा जा रहा है। राइट। तो वो बहुत बड़ी चीज है। किस बात की झूठ? झूठ बोलने की जरूरत क्या है? अगर सच में एक इंसान मर गया 45 साल, मर जाने दो, आप बोल दो कि हम मानते हैं मर गया, तो बात खत्म करते हैं। जो अस्थियां जापान में है हम ले आते हैं। वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जब अब ये करना चाहते भी नहीं, पर जब करना चाह रहे थे तब भी नहीं कर पाए। और ये झूठ लिखे जा रहे हैं, सप्रेस किए जा रहे हैं। क्या जरूरत है? तो ये किस किस ने सप्रेस किया है, किस तरह के झूठ बोला है, ऐसे ऐसे नाम है, यू विल बी शॉक्ड। तो तब डिस्कशन उस लेवल पे होगा कि इस बंदे ने, हे भगवान, ये तो बाद में फॉरेन सेक्रेटरी बना था, हे भगवान ये तो हमारे देश का प्रेसिडेंट बना था। तो इस तरह के नाम है, डिस्कशन तब उस लेवल पे चला। क्योंकि मुखर्जी कमीशन जो थी उसके अकॉर्डिंग कभी कोई बॉडी का एविडेंस नहीं मिला, एंड वो प्लेन क्रैश में स्पेशली। तो इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरे ऑल्टरनेटिव जो थियोरीज थी उसके ऊपर कभी बात भी क्यों नहीं की? व्हाट वाज द रीजनिंग बिहाइंड? इंडियन गवर्नमेंट का बहुत हॉस्टाइल फ्रॉम द डे वन। इंडियन गवर्नमेंट, अब इसमें दो इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया बेसिक बात है कि ज़्यादातर को ये बात का पता नहीं कि 47 से पहले की और बाद की सेम गवर्नमेंट है। इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर मैंने 1944 में बैंक लूटा तो गवर्नमेंट मुझे पकड़ लेगी। आप तो कोई नई गवर्नमेंट नहीं बनी है, लोग पता है कि नई चीज़ बनी है, नई पाकिस्तान गवर्नमेंट बनी है। तो भारत सरकार वही भारत सरकार है जो अंग्रेजों के ज़माने की। आजकल ये नेट पिकिंग करते हैं कि साहब कॉलोनियल एरा का, कल मैं वो खबर देखा था कि बॉम्बे से खबर आई थी कि कॉलोनियल एरा का हमने कानून चेंज कर दिया। और भाई मेरे पूरा सिस्टम कॉलोनियल है, तो क्या क्या कॉलोनियल की बात कर रहा है? पूरी भारत सरकार, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सारा का सारा अंग्रेजों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। ये आपको नई चीज़ लेके नहीं आए हो, ठीक है? आए एक छोटा छोटा आपने कानून चेंज कर दिया। आजकल जो भारत देश आपके सामने आज का है, आज का भारत, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ, ठीक है? उसी तो ये उसमें हुआ था कि जब अंग्रेज इस देश में राज कर रहे थे तो उनसे जब सवाल पूछे गए कि सुभाष बोस की डेथ हुई है कि नहीं हुई है, तो उन्होंने, अंग्रेजों ने बोला कि हमें नहीं पता, ठीक है? कम से कम हमारे जितने मक्कार हमें उतने मक्कार वो नहीं थे। तो इन्होंने बोला कि कंफर्म नहीं है। तो इसमें टर्निंग पॉइंट आया कि भारत में 47 में ही, जैसे कहते हैं कि हमारा कहते हैं कि 15 अगस्त सन 47 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसके कई महीने पहले भारत में एक इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी और पंडित जी उसको चला रहे थे और सरदार पटेल उसके गृह मंत्री थे। तो पंडित जी और सरदार पटेल दोनों इस देश को चला रहे थे 15 अगस्त से पहले, काफ़ी महीने पहले। राइट। तो पंडित जी ऑलरेडी वॉज इन चार्ज। तो 1900 तो जो भारत सरकार का जो स्टैंड है, वो जो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि अक्टूबर सन 46 में चाचा नेहरू ने ये बोल दिया कि सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। तो जब प्रधानमंत्री ने वो स्टैंड ले लिया तो उसके बाद जितने ही वहाँ पे हमारे बाबू थे ब्यूरोक्रेट, ज़्यादातर लोगों को सुभाष बोस पसंद नहीं था उन लोगों को, वो सारे के सारों ने उसी थ्योरी को पकड़ लिया और वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड कट एंड पेस्ट सारी सरकार की फाइलों में। तो रूट जो उसका जो है वो पंडित जी का स्टेटमेंट है, किसी को साबित करना है, पंडित जी बोल के वो ठीक है, फिर वो पूरा गवर्नमेंट का नैरेटिव बन गया। तो उसको अगर आप आज झूठा साबित करोगे तो लपेटे में सारे के सारे वो पुराने जमाने के लोग आएंगे और उसका इफेक्ट पूरे देश में होता है, अलग पार्टी में जाकर के। पंडित जी की एक वो कंट्रोवर्सी भी है जो वॉच को लेके थी, जो उन्होंने एक वॉच प्रेजेंट की थी नेताजी की, जो हबीबुर रहमान वापस लेके आए थे, उसको लेकर आई मीन दैट्स अ काइंड ऑफ बहुत छोटा नीटिग्रिटी है और उसको लेकर इट हैज बीन डन टू डेथ। तो वो लेके आए थे, फिर पंडित जी शरद बोस को दिए थे, शरद बोस ने देख के पूछा था लोगों से, तो फाइनली इट वाज अ स्क्वायर डायल वॉच और नेताजी पहनते थे राउंड वॉच। तो बेसिकली नोबडी एक्सेप्टेड इट कि वो उनका है ही नहीं। बट ऐसी बीच बीच में ऐसे कंट्रोवर्सीज वो कर देते थे। टेकिंग ऑन फ्रॉम अनुज पॉइंट, दो चीज़ें हैं जो बहुत क्रिटिकल है इसमें। When Netaji was leading the fight from Southeast Asia, he issued a very clear warning to bureaucrats, Indian bureaucrats in the British Indian government, that you are collaborators. You are collaborators, and when we come and take over power, we will put you on trial. You will not be spared. तो बहुत खुला एकदम वो था, थ्रेट था, which did not go down well with the Indian bureaucrats. तो इंडियन ब्यूरोक्रेट्स उस टाइम पे टॉप लेवल पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे, पावर कांग्रेस के हाथ में आने के बाद कांग्रेस जो दिन रात गाली देते थे इन लोगों को, वही कांग्रेस के सबसे बड़े दोस्त बन गए। राइट।
जो पंडित जी और सरदार पटेल गाली देते थे, इनको थ्रेट करते थे, तो ये उनका पिलर्स बन गए। और उसमें भी डायनेस्टिक काफ़ी सारे आपको कई लोग आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो मेंटेलिटी है वो इट हैज सीप्ड डाउन कंटिन्यू। और पंडित जी का था, पंडित जी वाज द ट्रेंड सेटर। उनका एबिलिटी, उनका कैपेबिलिटी लेकर कोई सवाल कोई उठा नहीं सकता। ही वाज टॉप मोस्ट ऑर्डर। तो सारे चीज अपने हिसाब से वो करते थे। ही यूज्ड टू इंटरवीन इन एवरी स्मॉल मैटर ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो उन्होंने जो ट्रेंड सेट कर दिया, दैट बिकेम वो, मतलब वो बोलते हैं ना मतलब पत्थर की लकीर, वो सेट हो गया। जब तक नरेंद्र मोदी आके उसको हल्का सा चेंज नहीं किया, डिसमेंटल नहीं किया, डिसमेंटल तो अभी तक हुआ नहीं है, बट हल्का सा मॉडिफाई किया। मोरारजी भाई ने हल्का चेंज किया था, बट मोरारजी भाई वाज आल्सो बिलोंग टू द सेम स्कूल, द गांधीयन स्कूल, तो ज्यादा फर्क नहीं था। ये मोदी जी ने आके काफी हद तक चेंज किया। जैसे हजारों लॉज थे जो कॉलोनियल एरा के बेकार में स्टैट्यूट बुक में पड़े हुए थे, तो दे वर चक्ड आउट। ब्यूरोक्रेसी का एक ऑपरेशन का फंक्शनिंग का एक थोड़ा मॉडिफिकेशन किया वो सर। बट अंदर में अगर आप फाइल्स पढ़ोगे, वो सेक्रेटरीज उस टाइम पे जो लिखते थे 46, 47, 51, 52 में, लिखने का स्टाइल अभी भी वही है, थॉट प्रोसेस अभी भी वही है। इट्स पंडित जी हैज एंटर्ड द जीन्स, द डीएनए ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। तो जब वह हुआ था, जो वह हुआ था, वही मॉडल है, अभी तक चलता सीप है। डाउन अभी भी हो रहा है। वही चलेगा, कुछ नहीं है उसमें। पर आप जो रशियन थ्योरी है ऑफ हिम गोइंग टू द प्रिजन, उसमें क्यों नहीं बिलीव करते? नहीं, नॉट गोइंग टू द, नहीं, पहली बात तो ये कि जो बिलीव की बात है, मतलब आप पत्रकार है, जो कि मैं ही पत्रकार था, तो मेरा बिलीव तो अभी भगवान के अंदर भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। तो मैं बिलीव किसी में नहीं करता, ठीक है। तो हम लोग एविडेंस फैक्ट पे चलते हैं। तो मतलब ये करता, मैं पूजा पाठ नहीं करता, ये पूजा पाठ करने लादमी है, बट मेरा कहने का मतलब है, मतलब विश्वास करता हूँ, मतलब मैं कोई धर्मी नहीं हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मैं विश्वास किसी पे करता फैक्ट हूँ, बेस्ड तो हम लोग फैक्ट पे चलते हैं। तो पहली बात तो ये करके, वो तो हमारा एविडेंस के बेस पे कहानी है। लेकिन उससे पहले अगर हम रशिया से हैं, उससे पहले मैं आपको ये जो किताब और ये जो प्लेन कैश की थ्योरी, उसके बारे में आपको एक नज़रिया देना चाहता हूँ, जो मैं आपको लास्ट टाइम नहीं दे सका, बिकॉज वो उसकी हमें ज़्यादा समझ आज के ज़माने में। हम लोग जस्टिस मुखर्जी को जानते थे, उनसे मिलते थे। तो बेसिकली मोटा मोटा जो जस्टिस मुखर्जी के आने से पहले जो इस केस को देखने का नज़रिया था, उन्होंने हमको सड़का समझाया था, उसको हमने काफ़ी एलॉबरेट किया किताब के अंदर। वो अगर आप एविडेंस पॉइंट से देखेंगे तो वो ये था कि मुखर्जी साहब के इंक्वायरी करने से पहले ये था देखने का नज़रिया कि ताइपेई शहर के अंदर एक प्लेन क्रैश होता है जिसमें सुभाष बोस की मौत हो जाती है। जो किताबों में लिखा हुआ, हिस्ट्री की बुक्स में लिखा कि नेताजी का एक प्लेन क्रैश हुआ था ताइपेई शहर में, ताइवान कंट्री है, और उनकी सुभाष बोस की डेथ हो गई। तो मुखर्जी ने आके बोला कि नहीं, स्टोरी ये नहीं है कि उनका प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, स्टोरी ये है, क्योंकि स्टोरी जापान नहीं दी थी, जापान का ही वर्जन है कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश होता है, उसमें सुभाष बोस इंजर्ड हो जाते हैं, सुभाष बोस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। करेक्ट, हाँ। और उसके बाद में उनकी बॉडी को क्रिमेट किया जाता है ताइवान में, और क्रिमेट करने के बाद में उनकी अस्थियों को जापान ले जाया जाता है, रेंकोजी टेम्पल में जाके वहाँ रख दिया जाता है। तो ये स्टोरी जो है, ये सिर्फ मरने की नहीं, आप तो सिर्फ उसकी आधी बात, मरे नहीं है, उस मरने की स्टोरी में 4 क्लियर हिस्से नजर आते हैं। तो एक ही कंपोनेंट है कि मैं यहाँ पर आया, जयेश ने मेरा पॉडकास्ट किया, फिर हमने कॉफ़ी पी, कॉफ़ी पीने के बाद में हम लोगों ने पंडित जी के बारे में ये बोला, मतलब इट्स अ फुल स्टोरी इंस्टेड ऑफ अ इंसिडेंट। हाँ, तो इंसिडेंट हो गया, बट ये पूरा स्टोरी, और ये पूरी स्टोरी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वर्जन नहीं है। ये सरकार भी, भारत सरकार ये बोलती है कि ताइवान में प्लेन क्रैश हुआ, उनका तो उनको हॉस्पिटल ले आया गया, वहाँ पे 2 डॉक्टर थे, उन्होंने इलाज किया, वो मर गए, ये करके गए। तो मुखर्जी ने कहा कि ये पूरी स्टोरी के मैं 4 हिस्सों को एक स्टोरी मान के चलूंगा, ठीक है। अब पहली बात तो ये कि आप अगर हम आप बीच में आ जाते हैं, या जो हम आपको इस किताब में जो समझा रहे हैं प्लेन शब्द में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरी इसमें ये बात आ रही है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ही ये कहानी क्लियर हो गई थी कि जो प्लेन क्रैश की जो घटना है उसका कोई एविडेंस नहीं है। आपने बोला डेड बॉडी फोटोग्राफ नहीं है ना, डेड बॉडी है, बिना डेड बॉडी के फोटोग्राफ के आप कुछ साबित नहीं कर सकते। करेक्ट। द ओनली एविडेंस ऑफ नेताजीज डेथ वॉज द स्टेटमेंट्स मेड बाय डिफरेंट पीपल, कि कुछ लोगों ने बोला कि उसकी डेथ हुई है, कुछ लोगों ने कहा कि वो यहाँ पर आए थे, डॉक्टर ने कहा जी हाँ मैंने इसका इलाज किया था,
इस बंदे ने कहा जी हाँ हमने क्रिमेशन करवा दिया, हमने इनकी अस्थियां वहाँ भेज दी, ठीक है, ये वर्बल स्टेटमेंट है। तो उसमें जब उनको अंग्रेजों ने इंटेरोगेट किया तो उनके कंट्रडिक्शन निकलने शुरू हो गए। अब उसमें ये आता है कि मान लीजिए कि आप एक VIP बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आपके सामने जिंदा जल के मर जाए, उसके कपड़े फाड़ के नंगा करके उसको आपके सामने आंखों के सामने उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, ऐसी दुर्घटना और ऐसी चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे, आपकी मेमोरी में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। जैसे जब बॉम्बे में 26/11 का हमला हुआ था, मुझे अभी तक याद है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस टाइम में कहाँ था मैं, क्योंकि हमने कभी भारत में देखा नहीं ऐसे कि अपने जीवन में कि बॉम्बे के अंदर इतने बड़े होटल में और पूरे शहर में वो आदमी वो कसाब बंदूकें लेके घूम रहा है, क्योंकि सारा टीवी के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ आना शुरू हो गया था। तो कभी आप दुर्घटनाएं और ऐसी चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं, आपको कभी आपके दिमाग में रहेगा। तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि जब इन्होंने ये जो लोग जिन्होंने कहा कि हमने दुर्घटना को होते देखा था, जब उनकी एग्जामिनेशन होती है अलग अलग समय पे, तो उनके आपस के वर्जन बहुत ज़्यादा कंट्रोडिक्टरी हो जाते हैं। राइट। कि सुभाष बोस को मतलब आग से किसने निकाला, एक आदमी कहता मैंने, दूसरा कहता जी मैंने, तीसरा कहता जी मैंने, तो वो ऐड अप नहीं कर रहा। हबीबुर रहमान ने भी कहा था। हबीब ने तो अलग अलग इंटरव्यू आप ले रहे हो, पॉडकास्ट आप हो रहा है, 5 साल बाद अगर मैं बोलूं नहीं पॉडकास्ट तो मेरा था, मैं इंटरव्यू तो मैं ले रहा था, इस टाइप का। और एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं, अपना भी अपना, आज ये बोला परसों वो बोला, तरसों वो बोला। तो इफ यू पुट अ टाइम लाइन एंड क्रॉस लिंक, किसी के साथ किसी की बात नहीं मिलती। हबीबुर रहमान ने जितनी बार इस केस में मुंह खोला, उसने कुछ ना कुछ ऐसी बात बोली जो पहले नहीं बोली। जैसे पहले उसको अमेरिकन ने इंटरोगेट किया तो उसने कहा जी मेरे को पता नहीं कैसे प्लेन से सुभाष बोस निकले। दोबारा इंटरोगेट किया तो कहते थे मैंने खींच के निकाला था। तो ऐसे ना वो ये आपस में, तो वो उनको समझ, तो प्लेन कैश की थ्योरी जो है, सो इट इज नॉट प्रूवन, ठीक है। इनफैक्ट हबीबुर रहमान को शरद बोस ने अपने घर पे बुला के उन्हें इंटरोगेट भी किया था। वो बहुत बड़ा वकील थे, उनकी मूर्ति लगी कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने। तो उन्होंने बोला कि उसको ऑर्डर हुआ था, क्योंकि हबीबुर रहमान ने बहुत जगह, जिसे हम आजकल की भाषा में कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट जो बोली जाती है, उसने ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिए कि मैं नेताजी की जान बचाने के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसा बता रहा हूँ। एनीहाउ, तो ये है कि प्लेन कैश की थ्योरी आपको बिलीवेबल नहीं है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस विच इज मैसिवली कॉन्ट्राडिक्टरी। राइट, ठीक है। इट इज को ऐसा नहीं कि डेड बॉडी भी कुछ नहीं है, इसको आप हटा देंगे। तो जस्टिस मुखर्जी ने क्या किया, मुखर्जी साहब ने फोकस किया हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर, ठीक है, उन्होंने फोकस किया डेथ पे और क्रिमेशन पे। तो वहाँ पे उनको क्लियर प्रूफ निकल के आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कि सुभाष बोस को हॉस्पिटल में नहीं लाया गया, सुभाष बोस की कोई डेथ हॉस्पिटल में नहीं हुई और सुभाष बोस का क्रिमेशन हॉस्पिटल में नहीं हुआ। तो पूरी की पूरी प्लेन कैश की कहानी इसके बेस पे पूरी कोलैप्स कर गई। राइट। कि आपने उसके 4 कंपोनेंट दिए थे, हमने उसके 4 कंपोनेंट में टेस्ट किया तो उसका तो 3 कंपोनेंट झूठे निकले। पहला कंपोनेंट प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ आई विटनेस अकाउंट है, वो भी सारा का सारा उसमें झोला रखा है बहुत ज़्यादा। तो ये कहानी ख़राब होगी। अब इसमें हमने जो एक नई चीज़ जो अभी हमने किताब आने के बाद हमने जो इम्प्रूवमेंट किया है, वो हमने ये इम्प्रूवमेंट की कि एक बड़ी अजीब घटना घटी। हमारी किताब जब निकली, देखो पहली बात है कि हमारे सुनने वाले और देखने वाले ज़्यादातर बच्चे हैं, कॉलेज के लड़के लड़कियां या थोड़े से यंग जनरेशन में, मेरे एज के लोग, आपकी एज के लोग, आपने पॉडकास्ट किया, यंगर, हाँ, बूढ़े इस केस में इंटरेस्ट, मैं आपको बताता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड भी, कि आप बूढ़ों को इसमें केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बूढ़े बैठ के रात को फिल्में देखते हैं नेटफ्लिक्स पे लड़कियों वाली, तो बूढ़े हमको बुलाते भी नहीं है पॉडकास्ट वगैरह पे। जो इनके 2-4 बुढ़ों के जिनके चलते भी हैं वो बुलाते नहीं है। यंग लड़के लड़कियां जो है ना, यंग लोग जो हैं वो बुला रहे हैं, वही हमारे लेक्चर सुनने के लिए आते हैं। तो एक यंग बच्चा यहाँ पे सोनीपत में है, सिद्धार्थ राठी, तो वो सर्च कर रहा था। उसने करते 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 उसके हाथ में कोई चीज़ लगी, उसने हमको इन्फॉर्म किया, किसी और, एक और हमारा यंग दोस्त प्रथम, उसके थ्रू उसको हमको इन्फॉर्म करा। तो कहानी ये है आज के दिन में, मैं आपको बड़ा प्लेन भाषा में समझाने की, कि नेताजी की डेथ की कहानी ये भी नहीं है जब जस्टिस मुखर्जी ने फ्रेमवर्क सेट किया। एक्चुअल कहानी ये है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कि अगर आप उस जो भारत सरकार का वर्जन और जापान का वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ, कि ताइवान 17 अगस्त की शाम को सुभाष चंद्र बोस को एक जहाज़ में बैठाया जाता है, जो जहाज़ एक बहुत बड़े जापानी जनरल को लेके जा रहा था, उसका नाम था जनरल सुनेमासा शिडेई। तो नेताजी और हबीबुर रहमान वर एक्चुअली को पैसेंजर इन ए प्लेन विच वॉज कैरिंग जनरल शिडेई समवेयर, ठीक है। तो वो बेसिकली, तो अगले दिन उस प्लेन का क्रैश होता है, वहाँ पे वो डेथ होती है, कुछ होता है, हॉस्पिटल ले जाता है, और सुभाष बोस की और जनरल शिडेई की क्रिमेशन ताइवान में होती है, और उन दोनों की अस्थियों को जापान में भेज दिया जाता है। तो इसका मतलब ये जो है कि जो भारत सरकार बोल रही है, जो जापान सरकार कह रही थी, ये कहानी सिर्फ सुभाष बोस की डेथ की नहीं है, ये कहानी जनरल शिडेई की डेथ की भी है, कि शिडेई और सुभाष बोस दोनों मर जाते हैं
प्लेन क्रैश में ताइवान में उनकी अस्थियां वहाँ पे उनको 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 क्रमेशन करके उनका वहाँ भेजा जाता है। तो ये उन्हीं का दावा है, हमारा दावा नहीं है, भारत सरकार का दावा है। इस बात को आप समझ लो कि अगर शिडई नहीं होता तो वो प्लेन ताइपे में स्टॉप ही नहीं होता, राइट। मतलब उस डायरेक्शन में जाते ही नहीं है। नेताजी और हबीबुर रहमान का उस प्लेन में बिठाया गया बिकॉज द होल टीम ऑफ जापानीज सोल्जर्स वर गोइंग फ्रॉम साइगन टू मंचूरिया, ठीक है, वो चार्ज लेने जा रहे हैं। तो शिडई नेताजी वाज एक्चुअली को पैसेंजर इन दैट प्लेन। अगर आप मुझे पूछेंगे वो जहाज बेसिकली शिडई को लेके जा रहा है, सुभाष को तो उन्होंने टिका दिया उसके अंदर को पैसेंजर बना करके, ठीक है। और भारत सरकार ने छाती ठोक करके अपने कैबिनेट नोट में बोला है कि शिडई की और सुभाष बोस की दोनों की डेथ हुई है वहाँ पे। और ये जो वर्जन, सरकारी वर्जन जो भारत का और जापान का है कि दोनों को हॉस्पिटल में वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ या बॉडी लाई गई, जो भी कुछ था, उसके बाद में दोनों का क्रिमेशन ताइवान में हुआ है और दोनों की अस्थियों को उठा करके उन्होंने बाद में जापान से वहाँ भेज दिया। ये जो बच्चा राठी जो हमारा यंग फ्रेंड है हमारा, उसने वो करते 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 वो गूगल कर रहा होगा बैठ करके, भगवान भला करे अमेरिका को, उन्होंने ऐसी चीज़ें बना दी, हमारे को टूल हाथ में लग गए। वो करते 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 वो चाइनीज़ वेबसाइट में पहुंच गया मिलिट्री की, तो वहाँ से कहानी कुछ और निकल के आ रही है। तो बाद में हमने उसको एक्सप्लोर किया, हमने अपने और दोस्तों से कॉन्टैक्ट किया विदेशों में कि भाई कुछ, तो पता लगा कि ये जो चाइना में जो वर्जन चल रहे हैं, चाइना की जो मिलिट्री हिस्टोरियंस हैं उनका वर्जन कुछ और है। तो हमने वो किताबें ऑथेंटिक जो उनकी थी वो मंगा के देख ली क्या लिखा उसमें करके। तो चाइनीज़ एक अब नया निकल के आया कि चाइनीज़ जो हिस्टोरियंस का जो वर्जन है, जो उनकी पीएलए भी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, वो ये है कि जनरल शिडई साहब कहीं और पे, किन्हीं और परिस्थितियों में, कहीं और पे उन्होंने मार दिया उनको। ओके। और शिडई सुभाष बोस उसके आसपास पे नहीं था। तो जनरल शिडई साहब सुभाष बोस के साथ में नहीं थे, वो कहीं और पे कहीं और कारण से उनकी डेथ हुई है। तो ये कहानी निकल के आ रही है चाइनीज मिलिट्री हिस्टोरियन के थ्रू। मैं इसको थोड़ा इजी ब्रेक डाउन करता हूँ आपके ऑडियंस के लिए, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उनको समझना। हम दोनों आज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ गुड़गांव वापस। आपने मुझे बोला कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। आप जा रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, आप मुझे लिफ्ट दे दीजिए, मैं आपके साथ गुड़गांव चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी गुड़गांव जाना है। ठीक है, हम गुड़गांव पहुँचते हैं, वहाँ जाके किसी और ऑटो वाले को ठोक देते हैं, तो उसका रिपोर्ट स्टोरी बनता है कि गाड़ी ने ऑटो वाले को ठोक दिया। तो स्टोरी रिलीज़ करता है हरियाणा गवर्नमेंट कि हाँ, एक गाड़ी आके, एक कार आके एक ऑटो वाले को ठोक दिया, और उस गाड़ी में बैठे थे इन दोनों। दिल्ली गवर्नमेंट उसको या फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ले लिए, नोएडा है ये, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बोलता है हाँ अच्छा, गुड़गांव सरकार ने बोला है तो सच ही होगा, तो ऐसे ही हुआ है। यहाँ से गाड़ी गए थे, ये दोनों बैठे थे, जाके ऑटो वाले को ठोक दिया। अब 10 साल बाद पता चला कि आप मेरे साथ लिफ्ट लेके गाड़ी में गए गुड़गांव तक। अगर लोगों को पता चले कि उस दिन मैं कोई गाड़ी लेके गुड़गांव गया ही नहीं था, तो आप लिफ्ट किससे लिए? करेक्ट। हाँ, ठोका किसको? शिडई साहब कहीं और मरे हैं। उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि हमने तो जहाज को शूट डाउन कर दिया समुद्र के अंदर। तो अगर शिडई कहीं और मरे, समुद्र में गिरा जहाज, उसका अलग गिरा, अलग मरा उसको। मैं जा रहा था मुरादाबाद, करेक्ट, मैं जा रहा हूँ मुरादाबाद, पर स्टोरी बन गया गुड़गांव का। तो ये किस्सा है। तो बेसिकली मतलब शिडाई कहीं और मरे हैं, कहीं और उन्होंने मारा है, उन्होंने बोस उनके साथ में को पैसेंजर थे, बट अगर वो प्लेन वहां से उड़ा ही नहीं है। जापान नो अकॉर्डिंग टू द चाइनीज वर्जन सुभाष चंद्र बोस है नहीं वहां पे। शिडई और एक और जनरल ओके दूसरे जहाज में थे, उनको कहीं और डुबाया उन्होंने उठा करके। चाइनीज के हिसाब से सुभाष बोस है नहीं वहां पर। इनफैक्ट हमने भी एविडेंस जो देखा है, अगर आप मुखर्जी की रिपोर्ट को देखेंगे या पुरानी चीज़ों को देखेंगे, नेताजी के शिडई से मिलने का और उसके साथ में आने का, मतलब खासकर उसके आने का ताइवान में कोई एविडेंस नहीं है। शिडई की डेथ ताइवान में हुई, उसका कोई प्रूफ वैसे भी नहीं था हमारे पास में कोई। ये तो अब एक्सक्यूज, अब हमें ये नहीं मालूम था कि शिडई गया कहाँ, क्या हुआ। हमारा अजम्पशन ये था कि क्योंकि प्रूफ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सुभाष बोस और शिडई, क्योंकि शिडई रशिया का एक्सपर्ट था, तो शायद वो मंचूरिया में चले गए होंगे, वहां से वो रशिया एंटर करके होंगे, हमारी ये इंप्रेशन था। लेकिन जब ये चाइनीज वर्जन निकल के आया तो इसको हमको देख करके अब ये लग रहा है कि 18 अगस्त को एक दुर्घटना होती है। चाइनीज़ जो हैं वो शिडई के प्लेन को शूट डाउन कर देते हैं, वो समुद्र में गिर जाता है। ठीक है, जापानीज़ को मालूम चलता है, कम से कम ये बात मालूम चलती थी कि शिडई साहब जो हैं वो समुद्र में, उनका जहाज गिर गया, वो गए। तो उस कहानी को नेता कवर यूज़ करके उन्होंने नकली सुभाष बोस की चोरी प्लांट कर दी उसके अंदर। नेताजी वहाँ थे ही नहीं वहाँ पे।
ठीक है, तो ये कहानी, तो ये पूरा का पूरा इनका पूरा गुब्बारा फट गया। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी हो गया ना। आपको कोई कॉरोबोरेटिंग एविडेंस इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स या अदर एविडेंस कुछ मिला नहीं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो सिमिलर है। 1960s में एक जगह है महाराष्ट्र में, शिवपुर कलान करके। तो वहाँ के लोगों ने क्लेम किया, बाद में जो नेक्स्ट कमीशन ऑफ इंक्वायरी मध्य प्रदेश में शिवपुर कलान, तो मध्य प्रदेश में शिवपुर कलान करके एक जगह है। तो वहाँ के लोग नेक्स्ट कमीशन, खोसला कमीशन जो बना था 70 के दशक में, उनके सामने आया एक स्टोरी लेके। तो गाँव वालों ने कहा कि एक दिन एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया हमारे गांव में। मुखर्जी में बोला उन्होंने, पहले खोसला में पहली बार बोला। अच्छा। तो एक प्लेन क्रैश हो गया, तो उसमें से एक साधु निकला पहले। तो हम पहचानने की कोशिश कर रहे थे, तो पीछे से आर्मी यूनिफॉर्म पहन के दूसरा एक बंदा निकला। तो देखते ही हम पहचान गए, ये तो हिटलर था, और साधु के बेस में ये तो नेताजी है। ये स्टोरी लेके कमीशन के सामने आए थे, और बाद में गवाही दिया, विटनेस दिया कमीशन के सामने, क्रॉस एग्जामिन भी किया गया था उन लोगों को कि ये नेताजी ही थे। ओके। पर तो उस स्टोरी में और प्लेन क्रैश की स्टोरी में क्या फर्क है? सिर्फ ये कि ये कुछ जापानीज बोल रहे हैं, विदेशी है इसलिए ज्यादा क्रेडिबल है, और हमारे ये देहाती है इसलिए क्रेडिबल नहीं है। तो वो तो रेसिज्म हो गया ना। करेक्ट। अगर आप एविडेंस को बराबर तोलोगे, तो ये शिवपुर कलान की स्टोरी और ताइवान की प्लेन क्रैश की स्टोरी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपका बेसिक कॉरोबोरेटिंग एविडेंस दोनों जगह पे ही नहीं है, नहीं मिल रहा कैसे। ओके। और उसमें एक और अलग कहानी है जो मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में लोग डिस्कशन करेंगे, कि उसमें आईबी का रोल भी बड़ा जबरदस्त है। जैसे कि जैसे कई स्टोरियां नेताजी के बारे में हमें दिखाई दे रहा है कि वो प्लांट की गई हैं कंफ्यूज करने के लिए, पब्लिक का दिमाग भटकाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने एक चीज़ नोट करी है करके, कि जब जब इस देश में कोई घटना घटती, कि कोई बोलता है कि साधु महात्मा सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, तो आईबी वाले उसको ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो गुमनामी बाबा की कहानी, जिसको लेकर के हाई कोर्ट में केस ठुक गया, जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल मचा, जिसको लेकर के हाई कोर्ट की फेवरेबल रूलिंग आ रही है, ठीक है, उस पर इतना क्लेश, इतना उस पर इतना कांड हुआ, उस पर इतना कुछ हुआ, चर्चा हुई, उसके बारे में ये कहते हैं हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो कैसे पॉसिबल नहीं भैया, आपके पास था, आप तो एक अगर गांव में कुत्ता भी अगर मर जाएगा तो उसकी रिपोर्ट आईबी के पास जाती है, ठीक है। आपके पास में, मैं ये मान के चलूंगा रिपोर्ट में कुछ और लिखा हो, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करूंगा, लेकिन द वेरी फैक्ट वो ये कह रहे हैं कि हमको हमारे रिकॉर्ड ही कोई इसके बारे में नहीं है, इसका मतलब वो झूठ कह रहे हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम है कि अभी भारत जो देश है वो उस पर चर्चा करने के लायक, क्योंकि पब्लिक को उस लेवल पे लाने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़े समय बाद में जो कनेडीज आपके जो डॉक्यूमेंट वहाँ अमेरिका में निकल के आ रहे हैं, क्योंकि कल बहुत बड़ी घटना घटी कि वो उनके कोई 2000 ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं जिनका जिक्र कहीं नहीं था, सडनली निकल के आ गए कहीं से, पता नहीं कहाँ से। तो वहाँ पे उसको देख कर के जो उसकी जो कमेटी की वो जो हेड है, जो टास्क फोर्स की, उसने बोला कि गवर्नमेंट की थ्योरी ठीक नहीं है, ऑफिशियल थ्योरी। तो अगर यहाँ भी मेरा मानना है कि अगर एक बार दबाव पड़ना शुरू होगा, डिस्कशन डिबेट होगी, तो यहाँ भी पता नहीं कहाँ से रिकॉर्ड निकलने शुरू हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि अभी जो 300 फाइल डिक्लासिफाई किया, उसी का एग्जिस्टेंस किसी ने नहीं बताया था, एक्नॉलेज नहीं किया था। तो 300 फाइल तो ऐसे ही नंबर उठ के आ गया, कहाँ से आया, क्यों आया, बाकी कितना है किसी ने बताया नहीं, तो बस 300 फाइल डिक्लासिफाई हो गया। बट इसके साथ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुमनामी बाबा के सो कॉल्ड गुमनामी बाबा के मौत के बाद यूपी गवर्नमेंट ने एक पुलिस इंक्वायरी कराया था। वो पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है, मतलब डिक्लासिफाइड नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो इसने, अनुज ने उसको निकाला था, ही वेंट टू द डीएम्स ऑफिस, तो वहाँ पे फाइल में इसको मिला, सो ही गॉट द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में जब पढ़ रहा था मुझे नजर आई ये चीज, दिस इज शॉकिंग। पुलिस रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि इस बंदे के पीछे पिछले 10 साल से सेंट्रल आईबी लगा हुआ है, तो हमसे अलग रिपोर्ट क्यों मंगवा रहे हो? तो अगर ये ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट है, तो फैजाबाद के पुलिस अगर फाइल कर रहा है ये रिपोर्ट कि आईबी वाज फॉलोइंग गुमनामी बाबा, तो वो आईबी के वो फाइल्स कहाँ गए? करेक्ट। हाँ, अब उस पर डिबेट होता है। प्रॉब्लम सारी कहानी घूम फिर के आ रही है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, एंड द रीजन व्हाई पॉडकास्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ऑडियंस, आपको देखने सुनने वाले सारे के सारे यंग बच्चे, फर्टाइल माइंड वाले हैं, वो जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है। जो बंदा बुढ़ा हो गया उसका ऑलरेडी माइंड फिक्स हो गया, बुढ़ा मानने को तैयार नहीं है। बुढ़ा रात को फिल्में देखता है नेटफ्लिक्स पे जाके, बच्चे लड़कियों वाली।
तो आपके देखने वाले ज़्यादातर पॉडकास्ट में सारे बच्चे, यंग लड़के लड़कियाँ जिनको जानने की उत्सुकता है, वो देख लेते हैं कि 2-2.5 घंटे में ये जो बैठ के इतनी राम कहानी सुना रहा है, इसमें कितना, इसके अंदर कितना कंटेंट है। लेकिन प्रॉब्लम है कि नैरेटिव अभी तक हमारा इस पर नहीं चलता। भगवान करे चले, जैसे अमेरिका में तो नैरेटिव सेट हो गया कि पॉडकास्टर्स जो हैं नेता उनके पास में जा रहे हैं। ट्रम्प साहब खुद बैठे हैं पॉडकास्टर के सामने। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम पे हमारा भी देश में हालत हो। मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे केस को लेकर के। मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत अच्छा है, मैं खुद मेन स्ट्रीम से आया हूँ तो मैं उसकी बहुत तारीफ है, वहाँ भी हमें स्पेस मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम जहाँ से वहाँ एक तो होता है स्पेस कंस्ट्रेंट कि हर चीज़ को आधे घंटे में डिस्कस करना है, 4 बंदे लड़ेंगे आपस में। अनफॉर्चुनेटली ये जो तरीका है ये शायद कामयाब नहीं है। अगर आपको कोई किसी मुद्दे की गहराई में जाना, खासकर ऐसा मुद्दा जो बहुत पुराना है जिसमें मल्टीपल करेक्टर्स हैं और बहुत सारे प्लॉट हैं, वो समझाना मुश्किल हो जाता है करके। तो वहाँ पे जो एक माहौल बिल्डअप हो गया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डिबेट्स होनी चाहिए, जैसे ये हमने पॉइंट रेज किया, ये पॉइंट अगर हमने रेज किया, अगर कल को बाई चांस हम ये रेज करते हैं कि साहब आईबी के पास में रिपोर्ट्स होनी चाहिए गुमनामी बाबा के बारे में, ठीक है, ये कारण है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले क्या करेंगे, जाके किसी पार्टी के स्पोक्सपर्सन से बाइट ले लेंगे, उनके पास में वो सेट आदमी है। अब ये प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग एक बार रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में बैठे थे कलकत्ता में, बंगाल के, ठीक है। हमने एक स्टोरी उस टाइम मीडिया में आई थी, और स्टोरी ये थी कि हम लोगों ने एक सूचना के अधिकार आरटीआई के अंतर्गत हमने एक एप्लीकेशन लगाया, और वो आने के बाद जो उसका रिजल्ट निकल के आया तो हमने खुल्लम खुल्ला एलिगेशन लगाया कि CFSL कैलकाटा जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है, IB के टाइम पे सेटअप हुई थी, आजकल MHA के पास में है, उसने गुमनामी बाबा की झूठी रिपोर्ट दी है DNA की। ये हमारा एलिगेशन, ठीक है, वो राइट रॉन्ग अलग कहानी है, बट हम खुल्लम खुल्ला ये एलिगेशन लगा रहे हैं, और ट्रिगर है RTI का एक रिप्लाई, ठीक है। उसको लेकर के मैं ये दोनों स्टूडियो बैठे हुए हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति और RTI एक्टिविस्ट और एक और एक्सपर्ट, वो दोनों हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो और डिस्कशन इसके ऊपर हो रही है। अभी आपको दिखा रहा हूँ कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में लोगों ने देखना छोड़ दिया है। डिस्कशन CFSL की रिपोर्ट पर है, ये रिपोर्ट झूठी है कि सच है। वहाँ पर एकदम से 2 आ जाते हैं प्रवक्ता पार्टी के, एक BJP का, TMC का। अब आपकी निगाह में वो BJP TMC है, हमारी आंखों में दोनों गांधी भक्त है, दोनों का एजेंडा कॉमन है कि गांधी जी का नाम प्रमोट करना। इन लोगों की आपस में सेटिंग है, और ये हर जगह काम चल रहा है कि ये किसी मुद्दे पे डिस्कशन नहीं होने देते। वो बात करते करते उसने अटैक कर दिया सावरकर जी के ऊपर। हम सावरकर जी की बात नहीं कर रहे इस केस में, ये सावरकर का मुद्दा सावरकर जी कहाँ पे आ गया, वो सावरकर जी मुद्दा छोड़ दिया। बीजेपी वाले ने पंडित जी पे अटैक कर दिया, पंडित जी को स्वर्ग सिधारे 70 साल हो गए। तो ये कोई डिस्कशन, जैसे ये पॉइंट हमने उछाला कि IB के पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए, इसका बाइट लेने के लिए आपको रिटायर्ड IB के किसी बंदों से, अगर आप एग्जिस्टिंग से नहीं बात कर सकते, आपको रिटायर्ड बंदे को आप बिठाओ अपने सामने, सोर्स तो वही और होगा। उससे पूछो भैया मेरे, आप पहले आप ये बताओ कि आप फंक्शन कैसे करते हो, ठीक है, आप कैसे काम करते हो, आपको चप्पे चप्पे की खबर होती कि नहीं होती, आपके पास में ये गवर्नमेंट का वो है, इतनी बड़ी खबर देश में घटी, इतना बड़ा कांड हो गया, मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दे रहा है, पार्लियामेंट में सवाल उठ रहे हैं, आप ये कैसे कह रहे हो आपको नहीं पता केस के बारे में, आप उसको घेरो। लेकिन वही बात अगर आप किसी पार्टी की प्रवक्ता को पूछोगे, वो आप सवाल पूछोगे नेताजी का, वो अटैक कर देगा सावरकर पे। वो सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी फाइल पब्लिक क्यों नहीं कर रहे, वो अटैक करेंगे पंडित जी के ऊपर। तो उनका तो काम हो गया, उन्हें तो इशू को डाइवर्ट करना था। लेकिन पॉडकास्ट का ये फायदा है कि मैं और आप अपने बैठ के लंबी बात कर सकते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर में आपके हमारे पॉडकास्ट इन इशूज़ के ऊपर आएंगे। कि मैं चाहता हूँ कि एक पॉडकास्ट आप करें जो सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो और सुभाष बोस डेथ मिस्ट्री के ऊपर हो। बड़ा अच्छा टॉपिक है कि IB और नेताजी डेथ मिस्ट्री कैसे। ये तो एक एग्जांपल दिया, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आई एम श्योर बहुत से एग्जांपल है, बहुत सी चीज़ें करें। अब जैसे उसमें एक और कहानी, आपको इसका एक और एविडेंस पॉइंट दिखाता हूँ। वो कहानी जो इस किताब में हमने अच्छा समझाया करके, जो लोगों को समझ, देखिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन टाइप है, और ये छोटा मोटा केस नहीं है। दिस इज नॉट आरुषि तलवार मर्डर केस, दिस इज अ वेरी बिग थिंग, दिस इज व्हाट सुभाष चंद्र बोस। ओके, लोग बोलते हैं बड़ा खबर, बड़ी मिस्ट्री हो गई, ये हो गया, कोई छोटा मोटा एरा गहरा बंदा मर रहा है, आप बैठ के ऐसे डोरे पिट रहे से कोई इजिप्शियन पिरामिड की मिस्ट्री आ गई है। ये एक बहुत बड़ा केस है। इसमें भगवान ना करे अगर सुभाष बोस की डेथ नहीं हुई जैसे बोला जाता है, तो लपेटे में आने वाले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। ये मैंने आपके स्टेटमेंट्स में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कल को साबित हो जाता है कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई, उसका सीधा सपाट मतलब ये निकलेगा कि बहुत से प्रधानमंत्रियों ने और राष्ट्रपति ने झूठ बोला। क्यों? क्योंकि वो नहीं मरे। अगर आप गवर्नमेंट एडमिट कर लेगी तो, अब वो क्यों करा अलग कहानी है। लेकिन अभी जैसे फॉर एग्जांपल एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये कैसे चलती है, वो ये से चलती है। आपको मैंने बताया कि वो प्लेन क्रैश की थ्योरी है, उसके 4 अलग पार्ट हैं कि आपको एविडेंस ढूंढना है। तो अंग्रेजों को जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी ऑन द ग्राउंड में, और वो रिपोर्टें हैं और हमारे पास में एविडेंस है कि भारत सरकार ने
ये कोशिश की कि ये एविडेंस को दबाया जाए, ये रिपोर्टों को, लेकिन बाद में रिपोर्टें निकल गई। उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया था कि आई विटनेस अकाउंट पे स्टोरी बेस्ड है डेथ की, और आई विटनेस अकाउंट जो है वो आपस में क्लैश कर रहा है एक दूसरे के साथ में। तो ये एक थिंकिंग निकल करके अंग्रेजों के टाइम पे ही आनी शुरू हो गई थी कि ये जो वर्बल अकाउंट दिए जा रहे हैं इन्हें कंफर्म करने का एक ही तरीका है कि आप ताइवान में जाओ, ताइपे शहर में जाओ जहाँ पे कहते हैं प्लेन क्रैश हुआ था, और वहाँ जा कर के आप हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक करो। क्योंकि इस बंदे का दावा है कि नेताजी को हॉस्पिटल में ले जाएगा, हॉस्पिटल में जाएंगे तो कुछ ना कुछ पर्ची तो बनेगी साथ में, और आप खुद कह रहे पर्ची बनी थी, डॉक्टर ने खुद बोला पर्ची बनाई है मैंने, नाम लिखा उनका, उसमें सर्टिफिकेट दिया उनका, उस सर्टिफिकेट के बेस से मैंने कमीशन करवाया। तो ये जो बातें बोल रहे हैं इसको कंफर्म करने का, जैसे कि मान लीजिए कि आप मुझसे मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली में, मैं कहता हूँ मेरा नाम अमित है, कल को मैं आपको मिलता हूँ पूना में, आपको मैं मिलूँ कि मेरा नाम तो सर्वेश है, फिर आप उसके बाद में आप मुझे मिलो कहीं और झारखंड में, मैं आपको बोलूँ जी मेरा नाम तो जियाउद्दीन है, तो आप कंफ्यूज है कि आदमी जब जगह मिलता है मुझे नया नाम बोलता है, तो आप चौथी बार मुझे मिलोगे, बोलोगे सर अपना मुझे आधार कार्ड दिखाओ आप, ठीक है ना। तो ये होता है कि आपका वर्बल अकाउंट जो है वो कंट्रडिक्शन कर सकते हैं, आप झूठ कह सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस झूठ नहीं बोलता, खासकर वो जो कंटेम्प्रेरी हो उसी टाइम का। मैं बात की बात नहीं कर रहा कि आप मुझे 40 साल बाद का रिकॉर्ड दिखाओ, जैसे आधार कार्ड ठोक बजा के, पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट होता था, स्कूल सर्टिफिकेट कि आपको स्कूल में 10वीं क्लास में आपका क्या नाम था, तो उससे आपका साबित हो कि कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड का माना। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से पूरी दुनिया में चलते हैं एविडेंस के पॉइंट में, कि वर्बल स्टेटमेंट मेरी चेंज हो जाएगी लेकिन मैं पुराने रिकॉर्ड को चेंज नहीं कर सकता। और आप ही ने बोला कि वहाँ रिकॉर्ड बनाए गए थे, तो अंग्रेजों ने ये लाइन पकड़ ली थी कि ये कंफर्म करने के लिए आपको ताइवान में जाना पड़ेगा और वहाँ जाके रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ कारणों से वो इंक्वायरी वहाँ नहीं कर सके। हो सकता है उन्होंने करी हो, लेकिन मैं जो डिक्लासिफाइड फाइल में निकल के मैंने आपको बता रहा हूँ कि वो उनके ऐसा कोई इंडिकेशन है ही नहीं कि वो कर पाए इन द declassified files। हो सकता है there are other files with the MI5 और MI6 शायद उसमें कुछ हो जो सीक्रेट हो, लेकिन जो declassified फाइल्स में उन्होंने जो अंग्रेजों ने लिखा है कि हम लोग ताइवान में इंक्वायरी ढंग की नहीं करवा सके, ठीक है। तो भारत सरकार जो है 1946 में, अब यहाँ गेम निकल के आ रहा है कि 1946 में भारत सरकार जो ज़माने की सिस्टम जो था पूरा, जो उसने एक हरिन शाह नाम का एक कांग्रेसी था जर्नलिस्ट, उसको उन्होंने इंक्वायरी के लिए भेजा। तो वो गया तो एज ए कवर, एज ए पत्रकार, लेकिन वो काम गवर्नमेंट के लिए कर रहा था। उसने वहाँ जाकर के इंक्वायरी करी और उसने रिपोर्ट भारत सरकार को दी अपनी, ठीक है। वो रिपोर्ट उन्होंने गोल कर दी, आज तक वो रिपोर्ट गायब हो गई, किसी को पता नहीं है। अगर मैं उसको डिस्काउंट भी कर दूं, 1951 तक आते आते भारत सरकार को ये मालूम चल गया था एट द हाईएस्ट लेवल। मैं हाईएस्ट लेवल मतलब पंडित जी को इन्फॉर्म किया गया, लिखने वाला फॉरेन सेक्रेटरी है, हम तो छोटे मोटे बंदे की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सीधा टॉप लेवल की बात कर रहे हैं। तो 1951 तक आते आते पंडित जी की नॉलेज में ये बात थी, प्रधानमंत्री की और फॉरेन सेक्रेटरी की, कि जो ताइवान में जो रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं वो डेथ स्टोरी को प्रूव नहीं कर रहे, ठीक है। इनका रिएक्शन क्या था? छुपा दो इस बात को, राइट। दे डिड नॉट टेल द कंट्री अबाउट इट। छुपा क्यों दो? मत बताओ किसी को, चुप रहो, सीक्रेट। बट रीजनिंग क्या है उसके पीछे? अब चोर जो झूठ बोलेगा वही होल थिंग इज टू कवर अप द होल स्टोरी। आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू हुआ है ना। एक तो है मार्जिनलाइज करो। सुभाष बोस, आपको ये हमेशा याद रखना होगा जब भी आप इस केस के बारे में डिस्कस कर रहे हो कि सुभाष बोस was the only political leader in our modern history जिन्होंने महात्मा गांधी को इलेक्टोरल डिफीट दिया था। श्योर। और किसी राजनीतिक नेता की बस की बात नहीं थी। और ये इंसल्ट कांग्रेस आज भी नहीं बोला है। उनको पता है कि द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट नेताजी, you are creating an alternative which will demolish the Gandhian false narrative। तो गांधीयन नैरेटिव को बचाना है, बाई हुक और बाई क्रूक, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अब तो देखने को मिल रहा है बीजेपी भी वैसे ही है, टू प्रोटेक्ट द गांधीयन नैरेटिव। तो दैट्स अ वेरी फंडामेंटल एस्पेक्ट। अब इसमें दो कहानियां इसमें ऐड कर दूं बिफोर आई प्रोसीड विद दिस थिंग, बट दो कहानी सिंस ही हैज सेड दिस थिंग कि पहली चीज़ तो ये कि अमेरिका, इन्होंने इंक्वायरी जब करी अंग्रेजों ने, तो उनको जब ये डाउट हुआ तो उन्होंने अमेरिकन से बात करी, ठीक है, क्योंकि अमेरिकन ने पहले इंक्वायरी स्टार्ट की सुभाष बोस की डेथ पे। उन्होंने ही ताइवान में पहले वो पहुंचे, उन्होंने ही हबीब रहमान को अरेस्ट किया था। अमेरिकन का क्या इंटरेस्ट था इस मतलब पूरी दे ऑक्युपाइड दैट एरिया, ओके, एंड अमेरिकन ऑन द अदर साइड वाज इन चार्ज, ही वाज अमेरिकन ना, सो ही वाज द होल कमांडर ऑफ द ताइवान पे सब में ऑक्यूपेशन अमेरिकन ने किया। तो हबीब रहमान को उन्होंने अरेस्ट किया, तो अमेरिका में सुभाष बोस की डेथ की इंक्वायरी अमेरिकन ने करी पहले, और ताइवान उनके कब्जे में था। तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उनको अप्रोच किया, तो वो लेटर मिल गए। तो उन्होंने पहले पैराग्राफ में यही मेंशन किया कि अगर ये आदमी वापस आ जाता है तो ऐसी भारत में ट्रबल खड़ी होगी कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसी टाइम पे आगे उसी समय में ये बात महाराष्ट्र की है,
आपको देखिए, मुझे महाराष्ट्र की याद आ रही है बाबा, कि आप बॉम्बे से आए हो, तो मैं आपको महाराष्ट्र का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि नेताजी का सबसे बड़ा सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो है आईएनए में, हम आईएनए की बात करते हैं, वो कौन थे? तो आईएनए में सबसे सीनियर मोस्ट जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, जनरल जेके भोसले, शिवाजी महाराज के डिसेंडेंट थे। हैं? तो आईएनए का सबसे बड़ा अफसर जो था, जो Okay. हम जो कहते हैं आजाद हिंद जगन्नाथ सरकार, राव भोसले। हाँ, तो वाह, ये मुझे भी नहीं पता किसी था को कभी। नहीं पता। तो वो जगन्नाथ भोसले वाज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन द आईएनए। Okay. ही वाज द चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ द आईएनए, और उनका डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ था हबीबुर रहमान, और हबीबुर रहमान के साथ में थे वो पीएन ओक, पूना हाँ। वाले, जिन्होंने वो तेजो महल वाली कहानी Correct. जो फ्लोट करी है, वो की तेजो महल जो है वो ताजमहल जो ताजमहल, तेजो महल शिव है। ऐसे तो वो मंदिर था। दुनिया भर की थ्योरियां फ्लोट करते थे, लेकिन नेताजी की जब डेथ की बात आती थी तो कहते थे कि मेरा दोस्त हबीबुर रहमान जो बोल रहा है वो ठीक है। तो उस मामले में अपने वो हबीबुर रहमान के फेवर में थे वो। अदरवाइज उनके पास में दुनिया जहां भर की थ्योरियां, वहां भी डाकोटमी है कि वैसे तो आप सुबह शाम बैठ के आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं हर चीज़ों में, लेकिन जहां नेताजी की डेथ की बात है तो आप अपना आपका याद आ रहा है कि आप, मेरा दोस्त हबीबुर रहमान तो ये बोलता था। ठीक है, वो अलग कहानी में, उसमें हम हिंदू मुस्लिम इशू हमने इस पर डील किया, वो एक अलग कहानी बताने की। दूसरा ये कि ये ज़्यादा खतरनाक कहानी है, इसको मैंने रिपीट किया है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कितनी खतरनाक बात है। अगर ये चीज़ अगर हम ना बोल करके अगर अरुण शूरी बोलतेगा तो पूरे मीडिया बवाल बच जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट के बेस्ड है। डॉक्यूमेंट बेस्ड ये कि इसी टाइम पे, मतलब ये नेताजी के मरने कई महीनों के बाद में, एक बहुत जाना माना अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, वो महात्मा गांधी से पंचगनी में महाराष्ट्र में जाकर मिलता है। ठीक है, ये रिकॉर्ड हिस्टोरिकल है, इसमें सबको पता है। फिशर बहुत जाना माना अमेरिकन जर्नलिस्ट था, उसके तार अमेरिका के टॉप लेवल लोग के साथ में थे, और गांधी जी के मैसेज वो लेके यहाँ वहाँ जाकर था, और हमारा भारत का मित्र था। उसी की किताब पे बेस पे वो फिल्म बनाई गई है आपकी, वो एटनबरो की गांधी फिल्म, वो फिशर की किताब में बनाई गई है। तो फिशर को गांधी जी मिलते हैं, उनकी जो बातचीत होती है किसी को नहीं पता। फिशर साहब चले जाते हैं अमेरिका में। आगे आप जाइए, फास्ट फॉरवर्ड 90s में आते आते फिशर साहब की डेथ हो चुकी है। उनके मरने के बहुत समय बाद उनके खानदान वाले उनके कागज पत्र को उठा करके प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में डाल देते हैं। तो 90s के दशक में आकर के किसी कोई जाके खोल के देखता है, बाद में हमने भी देखा उसको, अभी हमने उनको चिट्ठी विट्ठी लिखी, तो जब उनके कागज खोले गए तो वहाँ से कुछ कागज निकलने शुरू हो गए, और उसमें से एक चिट्ठी निकल के फॉर एग्जांपल आती है कि उनके फिशर के सुभाष गांधी जी के मिलने के बाद, नेताजी के मरने के बहुत महीने बाद की खबर है, ये फिशर साहब उनसे मिलते हैं। उनके जाने के बाद गांधी जी के बिहाफ पे उनको एक चिट्ठी लिखी जाती है, जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि गांधी जी का स्टैंड क्या है। तो गांधी जी का उसमें स्टैंड ये होता है कि भारत की जब फौज है अब वैसी नहीं है जो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थी, अब जरा थोड़ा से जोश वाले हो गए हैं लोग। और वहाँ उन्होंने ये बात मेंशन उस चिट्ठी में आ रही है कि अगर सुभाष बोस रूस की मदद से भारत से वापस आ जाते हैं तो गांधी जी देश को संभाल नहीं पाएंगे। If he comes back at the head of a Russian army, विद द हेल्प ऑफ रशिया, अगर वो आ जाएगा रशिया की मदद से, तो ना केवल गांधी जी को इस बात का मालूम था नेताजी नहीं मरे प्लेन क्रैश में, उनको मालूम है कि वो रूस के अंदर है, और ये उनको डर, उन्होंने ये कन्वे किया कि अगर ये आदमी रूस की मदद से वापस आ जाता है तो ऐसी बखेड़ा खड़ा होगी हम संभाल नहीं पाएंगे। और यही बात यही बात इंटेलिजेंस के लोग भी बोल रहे हैं। तो दोनों का कन्वर्जेंस हो रहा है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस और गांधी जी के पास में सेम इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये आदमी रूस के अंदर है शायद। बिकॉज MI5 की कुछ फाइल्स थी जिसमें उन्होंने बताया भी है कि वो ट्रेस कर रहे थे। everybody was talking about his presence in Russia, but ये जो है ना, हमारा इंडियन पॉलिटिक्स का एक डोमिनेंट स्कूल है गांधीयन लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स, और उसमें ये जो अभी अनुज ने जो स्टोरी बताया, इसको बोलते हैं द अंतरात्मा स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। अंतरात्मा बात करते हैं तो गांधी जी के साथ अंतरात्मा बात करते थे, तो उनको अंतरात्मा से पता चलता था कि ये हो रहा है, जो हमें 2004 में भी देखने को मिला व्हेन सोनिया गांधी वाज likely to become the prime minister, then she said कि अंतरात्मा की आवाज सुनी है, she will not। तो ये अंतरात्मा is invariably without exception always intelligence reports। तो अंतरात्मा हमसे बात नहीं करता है, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आते हैं पीछे से। राइट। तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बिना ऐसे बात कोई कर नहीं सकता। तो गांधी जी न्यू ही वाज इन रशिया, दैट इज, अब वापस आ गए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी उसके बाद। तो एनी हो, तो ये कहानी निकल के आ रही है। तो 1951 तक आते आते भारत सरकार को अगर 46 पे ना भी मालूम हो, थ्रू हरिन शाह जो उन्हीं का आदमी था, मतलब कांग्रेस का आदमी था, तो अगर आप वो ना भी हो तो इनको सरकार को 51 तक, क्योंकि उसके रिकॉर्ड हमने किताब में लगा दिए हैं, आप रिकॉर्ड पढ़ लीजिए, हमने किताब में आपको देखा होगा, हमने फोटोकॉपी लगा रखी है और रेलेवेंट क्वेश्चंस की किताब की, हर फाइल आप मुंह खोलने के लायक नहीं है। हम जो बोल रहे हैं आपको चप्पलें निकाल के मारी हैं आपके रिकॉर्ड दिखा के। सरकार को मालूम है कि ताइवान में रिकॉर्ड अवेलेबल जो मिले हैं उससे डेथ प्रूव नहीं हो रही है, इन्होंने छुपा दिया। ठीक है,
उसके बाद में 1900 फास्ट फॉरवर्ड 1955-56 में जब ये शाहनवाज कमेटी बनाई जाती है अंडर प्रेशर, तो शाहनवाज कहता है मुझे ताइवान जाना है, तो कहते हैं आप हम आपको वहाँ जाने देंगे नहीं, हाँ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी, ये प्लांट हम करना, हम इंक्वायरी खुद करवाएंगे इनडायरेक्टली। तो हमने अंग्रेजों की मदद से, अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार की मदद से हमने ताइवान में एक इंक्वायरी होती है सन 56 में, ठीक है। उसकी रिपोर्ट मिलती है उनको, वो रिपोर्ट भी मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये दिखा रही है कि प्लेन क्रैश की थ्योरी कंफर्म नहीं हो रही है। सरकार क्या करती है, छुपा दो उसकी, इसको आज तक वो रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है भारत के अंदर, छुपा दी उन्होंने, मुखर्जी कमीशन को भी नहीं दी। वो किस्मत की बात है कि ये रिपोर्ट क्योंकि अंग्रेजों के थ्रू आई थी, तो अंग्रेजों ने अपने लंदन में अपने आर्काइव में पब्लिक कर दी है, तो आपको वहाँ लंदन में मिल जाएगी, और वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने भारत सरकार को इन्फॉर्म करा इस केस के बारे में। तो ये भारत सरकार का अगर पूरी जो नेताजी की जो डेथ मिस्ट्री है उसका अगर मैं आपको निचोड़ निकालूं, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट गोइंग टू ताइवान, और ताइवान में जाकर के आप रिकॉर्ड चेक करो। दैट इज द एंटायर स्टोरी ऑफ नेताजी डेथ मिस्ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एविडेंस। और उसमें बड़ा क्लियर आपको एविडेंस दिखाई दे रहा है कि भारत सरकार नहीं चाहती कि आप ताइवान जाओ, और भारत सरकार नहीं चाहती कि आप पता लगाओ कि वहाँ रिकॉर्ड है कि नहीं है। दैट इज द होल स्टोरी। इसका एक काउंटर पार्ट है जो ट्विस्ट भारत सरकार और हमारे एकेडमिक हिस्टोरियंस, खास करके बोस फैमिली के जो पॉलिटिकल हिस्टोरियंस है, उन्होंने लगाया, सुगता बोस जैसे। एग्जैक्टली। तो उनका ये डिफेंस आ गया, इट वॉज अ टाइम ऑफ वॉर, अरे जंग चल रहा था, अमेरिकन आ गए थे, चाइनीज आ गए थे, जापानीज जा रहे थे, इतने डमाडोल में डॉक्यूमेंट्स खो गए होंगे। डॉक्यूमेंट्स ऐसे कैसे खो सकते हैं? एग्जैक्टली, तो ये हिस्टोरियन का डिफेंस है। कैन यू इवन थिंक, वो हिस्टोरियन डिफेंस में आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स खो गए होंगे, इधर उधर हो गए होंगे, डिस्ट्रॉय हो गया होगा, कभी बाढ़ आ गया तो बह गया होगा, मतलब देयर इज नो हेड और टेल टू हिज आर्गुमेंट्स। बट ये लेके आ गए, तो हमने दिखाया जो जस्टिस मुखर्जी ने किया था। जस्टिस मुखर्जी ने बहुत स्मार्टली एक चीज किया। मैं उससे पहले चीज कंफर्म कर दूं कि जापान और ताइवान ने कभी नहीं बोला कि रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हुए। हाँ, मैं आ रहा हूँ, वो हमने बोला है, ये हिस्टोरियन एक्सक्यूज दे रहे हैं वो लोग। जापान ने कभी नहीं बोला हमने रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया, तो ये उनके बिहाफ पे एक्सक्यूज दे रहे हैं बैठकर। और ये एक्सपोज कैसे हुआ? जस्टिस मुखर्जी ने ताइवान गवर्नमेंट से बोला कि प्लेन क्रैश का डेट बोला गया है 18 अगस्त, ठीक है, आप मुझे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का रिकॉर्ड्स भी भेज दीजिए, क्रिमेशन रजिस्टर वगैरह जो भी है वो डेट्स का भेज दीजिए। तो 4-5 दिन का रिकॉर्ड्स मंगवाया उन्होंने। ताइवान गवर्नमेंट ने उठा के पूरे महीने का भेज दिया, इतना बड़ा इकट्ठा दिया पूरा कर, पूरे महीने का भेज दिया, देख लो। तो अगर डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गया होगा तो ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आ रहा है? जनरेट कर रहे हैं क्या? बैठ के लिख रहे हैं उसी जमाने का रिकॉर्ड है, वो जापानीज रिकॉर्ड है, वही रिकॉर्ड है। So this kind of devious nature of our academic historians, family members and the government. अब उसमें एक जैसे फॉर एग्जांपल अब अगेन महाराष्ट्र की बात आती है कि एक और करेक्टर आता है आपका विजय गोखले, ठीक है, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी आजकल नेशनल सिक्योरिटी, ही इज आवर गेस्ट एज वेल पॉडकास्ट पे। हाँ जी। तो उनकी हरकत आप इसमें किताब में, अब उनका तो कोई सुभाष बोस से खुंदक तो उनकी नहीं होगी पर्सनल लेवल पे, थोड़ा शौकता बोस से थोड़ा दूरी बना के रखें वो लपेटे में, और क्यों अपनी इतना देश के लिए इतना अच्छा विजय जी ने काम किया, क्यों अपना मट्टी प्लीत कर रहे हैं कांग्रेस के साथ बैठ करके। देखिए ऐसा है, सिंपल ओपन एंड शट केस, मुझे मालूम है विजय गोखले जी कौन है, ठीक है, कितना बड़ा आदमी है, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हैं, और आप है जरा कान बात डालना कि सर आपके बारे में किताब में क्या लिखा हुआ। हमने नहीं बोला, हम तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। विजय गोखले जी वॉज द हेड ऑफ द ITA, इंडिया ताइपे एसोसिएशन, जो ताइवान में एक बॉडी है जिसका नाम है IATA। बेसिकली हमारी एम्बेसी है, उसका नाम IATA रखा हुआ है। हमारे यहाँ भारत के अंदर एक कहावत है बड़ी मशहूर कि दादी के हाथ दिखाने की और खाने की और, ये समझाने में कभी आपको लंबा चौड़ा बताऊंगा, ये लंबी चौड़ी कहानी है। तो IATA टेक्निकली भारत की एम्बेसी है, उसका नाम उन्होंने ये दे रखा है, ठीक है। उसके हेड विजय गोखले जी। अगर एम्बेसी नहीं तो ये इतना बड़ा डिप्लोमेट क्या कर रहा है वहाँ पे? अगर वो ताइपे एसोसिएशन है तो उसमें किसी बंदे को बैठाओ, किसी देसी आदमी को, बिजनेसमैन को, राइट, लेकिन बैठा हुआ देश का टॉप डिप्लोमेट, ठीक है। एनीवे, बिकॉज हमारी एम्बेसी है, वो एक सबने वो शब्दों का हेर फेर है। तो इनको मुखर्जी कमीशन ने बोला कि हमको जब ताइवान से हमको रिकॉर्ड चाहिए सुभाष बोस की डेथ वाले इस पीरियड के अंदर, और हमें क्रिमेशन परमिट चाहिए उस टाइम से, ठीक है। ऐसे उन्होंने कुछ डिमांड रखी। तो IATA ने, जब ये साहब उनके हेड थे, भारत सरकार को इन्फॉर्म किया कि हमने ताइवान गवर्नमेंट से बात कर ली है और यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है क्रिमेशन वगैरह के, ठीक है। इस बात को 2-3 बार ठोक बजा करके बोला गया लिखित में, तो कोई इसमें आपको डेफेमेशन कुछ नहीं आने वाला। मैं आपको डॉक्यूमेंट सरकार के दिखा दूंगा, उसी में लिखा हुआ है कि IATA बैठ करके इन्फॉर्म कर रहा है नई दिल्ली को कि यहाँ पे क्रिमेशन का कोई रजिस्टर वगैरह कुछ भी नहीं है। हमने पूछ लिया ताइवान गवर्नमेंट से, ठीक है।
जस्टिस मुखर्जी ताइवान में जाते हैं, वहाँ की सरकार से बात करते हैं, 15 दिन में वो वही रिकॉर्ड निकल के आ जाते हैं। कैसे निकला है? आपने कैसे बोला अवेलेबल नहीं है? फिर इसको आप अगर आप टैली करेंगे कि 1951 से एक नंबर के झूठे मक्कार जो ये बैठे हैं साउथ ब्लॉक के अंदर जो झूठ बोल रहे थे, ये क्लियर पैटर्न दिखाई देगा कि भारत सरकार नहीं चाहती कि इंक्वायरी ताइवान में हो और भारत सरकार नहीं चाहती कि ताइवान से रिकॉर्ड निकाले जाए। तो उसमें क्योंकि क्लियरली झूठ बोला गया, झूठ बोला, ओपन शट केस है ये झूठ लाइन बोलने का। पंडित जी ने सेट कर दे गए, हाँ सेट करके गए हैं ना, 1946 से ये लाइन सेट हो गया, तो पंडित जी का जो वो सेट किया हुआ लाइन है वही फॉलो करते आए। तो वो अपने हमारे साथ इन्होंने आखिर तक झूठ बोला। अगर इसमें ये सुभाष बोस नहीं होते, इसमें अगर अम्बेडकर होते, कोई और होते, तो इनकी खाल नोच ली जाती बात में रख करके कि आपकी हिम्मत कैसी है झूठ बोलने की। आप राइटिंग में झूठ कह रहे हो कि हमने ताइवान गवर्नमेंट से बात कर ली है, रिकॉर्ड नहीं है, तो ये रिकॉर्ड कहाँ से निकल के आए? आप मिसलीड कर रहे हो कमीशन को। उनका कोई पर्सनल तो दुश्मनी तो है नहीं सुभाष बोस के साथ में, ये तो गवर्नमेंट के लोगों ने ऊपर से फोन किया होगा। ये भारत सरकार कैसे IITA बोल रहा है कि वहां पे रिकॉर्ड नहीं है, फिर रिकॉर्ड कैसे निकल के आ गए? मुखर्जी साहब ने निकाल दिया पूरा कमीशन रजिस्टर, उसमें तो दिखाई दे रहा कि सुभाष बोस की डेथ नहीं हुई, शेडे की डेथ नहीं हुई। तो द होल स्टोरी इज अबाउट लुकिंग फॉर रिकॉर्ड्स, राइट। एंड द होल स्टोरी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड इज टू समहाउ प्रिवेंट इंक्वायरी फ्रॉम हैपनिंग इन ताइवान। तो अगर होती भी है तो रिकॉर्ड इनके हाथ नहीं लगने चाहिए। और आप लिखित में झूठ बोल रहे हैं, और भगवान भला करे कि ये मोदी जी ने फाइल पब्लिक कर दी तो हमारे हाथ में रिकॉर्ड आ गया। ये रिकॉर्ड हमारे पास पहले नहीं थे, हमने पिन पॉइंट करा इनको कि IITA ने झूठ बोला है। यही मैंने सेकंड एलिमेंट आपको बोला था ना, वही बात सप्रेस करते जाओ, सप्रेस करते उसके बाद में हमने रशिया वाले में निकाला है। रशिया में कहानी है कि आप सवाल पूछे थे कि मुखर्जी कमीशन रशिया में गई, तो कहते हैं हाँ उन्होंने बात की रशिया में, लेकिन रिकॉर्ड नहीं मिला कुछ करके। ठीक है, हमें गवर्नमेंट की फाइलों में से हमारी एम्बेसी का असेसमेंट मिला। जो भारत की एम्बेसी है मॉस्को में, वो ये बोल रही है कि रशियंस हमको पूरी बात नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? प्लीज़ अंडरस्टैंड, पार्लियामेंट में जब सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि रशिया में मुखर्जी कमीशन गया था, वहाँ इन्हें कुछ नहीं मिला। ठीक है, लेकिन जब फाइलें हमने जो पढ़ी हैं सीक्रेट, उसमें ये भी लिखा है उन्होंने, जो हमारी एम्बेसी है उसका ऑब्जर्वेशन है कि रूसी हमको सारी बातें नहीं बता रहे। ये बात आपने क्यों नहीं बताई पार्लियामेंट में? क्या आपको रूस की बात पे आपको शक है? आप आधी बात बता रहे हो ना कि रूस में कुछ नहीं मिला, लेकिन ये बात भी तो है ना जो आपने ऑब्जर्व किया कि रूसी जो है इस बात पे खुल के नहीं बोल रहे। आपने वो बात क्यों नहीं बताई? तो हमने वो रिकॉर्ड निकाल के दिखाए इसके अंदर कि मुखर्जी कमीशन को जब वहां गई है तो रशिया ने सीक्रेट फाइल दिखाने से मना कर दिया। जैसे बोलते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका, जो बोलते हैं। ये अब ये सिचुएशन कंप्लीट, मैं अब कंटिन्यू करना, मैं जस्ट 30 सेकंड्स में एक एनालॉजी देता हूँ, एक स्टोरी आप समझ लो, सिनेरियो समझ लो। हमारे प्रधानमंत्री गए मॉस्को, पुतिन से बैठे बात करने के लिए, और नेताजी के बारे में बात करेंगे। क्या बोलेंगे? बोलेंगे पुतिन भाई, हमारे देश में एक नेता थे सुभाष चंद्र बोस, 1945 में एक प्लेन क्रैश में ताइवान में मर गए वो। क्या आप बता सकते हैं कि प्लेन क्रैश में मरने के बाद वो आपके देश में आया था क्या? हाउ डज द क्वेश्चन साउंड? राइट। कैसा लग रहा है सुनने में? आपको कोई अगर पूछे 45 में ये बंदा मर गया, मरने के बाद क्या वो आपके देश में थे? हाउ इज वो डज इट इवन मेक सेंस? नो। तो जब तक सरकार अपना स्टैंड नहीं बदलेगी, सरकारी स्टैंड क्या है कि 45 साल में नेताजी मर गए, तो अब किस मुंह से सवाल पूछेंगे राशन से कि मरने के बाद आपके देश में आए थे? कल अमेरिका में जो टास्क फोर्स बनी है, तो टास्क फोर्स की हेड ने कल क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पूरे वर्ल्ड में आ गया, उसे साफ बोल दिया कि भैया हम तो नहीं मानते स्टोरी को, मरने वाला एक आदमी नहीं था। इंक्वायरी तो वही होगी ना, ओपन माइंड से होगी। करेक्ट। आपका ऑलरेडी माइंड क्लोज है, 46 में पंडित जी के श्रीमुख से निकल गया। आपका भारत सरकार का दावा ये कि सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है, ठीक है। तो जब आपका ये मानना है, आपका ऑफिशियल स्टैंड है, तो कौन सी विदेशी सरकार आपसे कोऑपरेट करेगी? और सबसे बड़ी बात, KGB का फाइल चाहिए आपको? पुतिन विल स्माइल, हंस के बोलेगा, मोटा भाई पहले अपना IB के फाइल्स तो खोलो। दुनिया में सत्य और अहिंसा का डंका कौन बजाता है? गांधी जी, इंडिया। हम बजाते हैं। दुनिया में किस देश के नेता सबसे ज्यादा सत्य अहिंसा की बात करते हैं? इंडिया। दुनिया में शांति, जैसे मैंने बताया ना कि अभी बात चल रही कि ट्रम्प साहब ने बोल दिया कि कनाडा को मिला दो, ये कर दो। कोई हमसे ट्विटर में कोई बोल रहा था कि ये तो अपनी कंट्री की चिंता कर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अपनी कंट्री की चिंता कर रहा है। दुनिया में इकलौता देश है भारत देश
जो अपनी चिंता नहीं करता और दुनिया में शांति की चिंता करता है। हम अपनी कंट्री के इंटरेस्ट से पहले दुनिया की चिंता करते हैं। यही बात हमको पढ़ाई गई सुबह स्कूलों में। आजकल का मुझे पता नहीं, लेकिन हमको तो ये पाठ पढ़ाया गया था बचपन में। और जितने शांति की बात हमारे देश में लोग करते हैं, खासकर हमारे नेता, हर एक नेता के मुंह से निकलेगा कि शांति की हमारे को मिलनी चाहिए। किसी को नोबेल प्राइज तो मिलता नहीं, इन लोगों को ठेंगा मिलता है इन लोगों को। तो दुनिया में जो सत्य और शांति का ठेका डंका बजाने वाले लोग हैं, अगर वही अपनी IB और रॉ की फाइल नहीं बाहर निकालेंगे तो आप दुनिया से क्या उम्मीद कर रहे हो? पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो ना, उस पर डिस्कशन डिबेट होनी चाहिए। करेक्ट। एक बंदे ने मुझे बोला, कहता IB की फाइल बाहर नहीं आ सकती। मैंने क्यों नहीं आ सकती? कोई भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिख करके दिया था कि निकल के नहीं आएंगी बाहर? क्या क्या बातें कर रहे हो? यूएस में फाइल्स आ सकती है तो इंडिया में क्यों नहीं? सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट है, कोई अलग एंटिटी नहीं है। मैं आपसे पाकिस्तान के बारे में फाइलें नहीं मांग रहा। करेक्ट। मैं आपसे नेशनल सिक्योरिटी की फाइलें नहीं मांगूंगा। मैं भी पागल नहीं हूँ, हम भी देशभक्त हैं। देशभक्ति का ठेका इनके पास में नहीं सिर्फ, ठीक है ना। मैं आपसे ऐसी कोई फाइल नहीं मांग रहा जिससे सेंसिटिविटी खराब होती है। आप मुझे ये बताइए कि सुभाष बोस को फाइल के छुपाने का मतलब क्या है? उस पर डिबेट चाहिए हमारे को प्रॉपर। झूठे एफिडेविट मत देना कोर्ट। हमने ये इसमें एग्जाम्पल दिए हैं किताब में कि न केवल सरकारी रिकॉर्ड पे जानबूझ के झूठ लिखा गया है, जानबूझ करके पार्लियामेंट में और जानबूझ के कोर्ट में झूठ बोला गया है, नोइंगली। मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये केस अगर नेताजी का ना हो, किसी और महानुभाव का होता तो देश में आग लग जाती है। हमारी किस्मत फूटी है कि बंगाली खड़े होकर इसमें बोलने को राजी नहीं हो रहे। इस केस पे ओपन एंड शट केस है, कवर अप का। कोई बचने का रास्ता ही नहीं है इस केस के पर गवर्नमेंट के पास में। एक ही बचने का रास्ता है कि इस पर डिबेट ना हो। और डिबेट नहीं हो रही क्योंकि बंगाली कुछ बोल नहीं रहे। बंगाल के 42 MP हैं, वो अडानी के पीछे पड़े हैं, अंबानी के पीछे पड़े हैं। सुभाष बोस के बारे में मुंह से चूं नहीं निकलेगा उनके मुंह से। तो हम लोग कहाँ किसके पास जाए? इस केस में जो लोग भी इन्वॉल्व थे, अब तो कई साल हो गए हैं, अब किस बात का डर है इस गवर्नमेंट को? नहीं, अभी तो मैंने माशाल्लाह, अभी तो क्या बात कर रहे हो, अभी तो गोखले साहब तो बैठे हैं कुछ सामने। और बहुत लोग जिंदा हैं यार। ये सोचो बहुत ना, लोग जिंदा, ऐसी बात जो लोग जिंदा नहीं है, जो पुराने लोगों की बात कर रहे हो, वो तो फाउंडेशन है ना, बहुत बड़े लोग हैं यार, फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न नेशन। एक फाइल का नोटिंग हमने उसमें दिया है। हमारे KPS मेनन जो भारत के पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे और जिनका शिव शंकर मेनन जी के ग्रैंडफादर, वो बहुत बड़ा नाम है। हमारी डिप्लोमेसी का लेटर A स्टार्ट होता है KPS मेनन से। तो वो एक नोट कहीं लिख रहे हैं, उस नोट में उन्होंने डिस्क्राइब किया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जापान कि अंग्रेज हमारे एलाई थे। अंग्रेज हमारे एलाई थे बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अ पार्टिसन टू द वॉर। इट वाज अ पार्टिसिपेंट इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। बट एलाई नहीं है आप। 200 साल नौकर थे आप, अंग्रेजों के नौकर थे आप। हाँ। एलाई कहाँ से हो गए? नौकर अब मालिक एलाई कब से हो गया? एलाई तो इक्वल स्टेटस में होता है। आप तो नौकर थे उनके, आप तो गुलाम थे। ही वाज, आप ये बात समझो, मेंटालिटी माइंडसेट कैसे काम करता है। उसको गाली देनी जापान को। नहीं, एलाई वर्ड कौन लिख सकता था? जस्टिफाइडली कौन लिख सकता था? उस टाइम का जो हमारे वाइसरॉय थे, अर्चिबाल्ड वॉवेल, who was himself a military commander। ये 50s की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ वॉवेल लिख सकता था कि अंग्रेज हमारे एलाई है, हम अंग्रेज के एलाई है, बिकॉज ही वॉज अ ब्रिटिश। बट वो ब्रिटिश माइंडसेट ही हमारे ये स्ट्रक्चर में इतना घुस गया है कि वो भी अपने आप को अंग्रेज समझते हैं। अभी भी अपने आप को एलाई समझते हैं। अभी इनका है कि जो कॉमनवेल्थ की जो ग्रेव्स हैं, जैसे आपका ये हर जगह आप कोहिमा चले जाएंगे, कोई सर्विंग चीफ जाके नेताजी की मूर्ति या मोरंग में नहीं जाता, यहाँ पे सलूट नहीं करता। लेकिन अंग्रेजी कबर में जाकर के ये सलूट मारने को कि ये बोलते एलाई है उनके। एलाई कहाँ से आ गए? तुम तो नौकर थे, एलाई कहाँ से आ गए? कर्तव्य पथ में नेताजी का इतना बड़ा स्टैचू है, इट्स अ ग्लोबल फेनोमेनन, द होल वर्ल्ड रिएक्टेड। हमारे इंडियन आर्मी जाके कोई प्रोग्राम वहाँ पे क्यों नहीं करते? कोई सैल्यूट नहीं क्यों होता है? कोई स्पेसिफिक डे में जाके 23 जनवरी को जाके भी वहाँ पे सैल्यूट क्यों नहीं होता है? कॉलोनियल हैंगओवर अपने आपको एलाई बताते हैं उनका, अंग्रेजों का। एलाई कहाँ से हो गए? मैं तो उस पर वो ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ। एलाई नहीं हो आप, उसके नौकर थे आप उसके। एलाई कहाँ से? आप तो कॉलोनी थे उनकी। एलाई कहाँ से आ गए तुम लोग? बेमतलब क्या? क्योंकि उनको उनकी जो ऊपर की क्लास का है उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अब अपने आपको एलाई बता रहे हैं, एलाई कहाँ से हो गए? तो ये इस तरह की बातें आप पढ़िए। अगर आप उसको पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड निकाल के बताएं। और जापान को गाली देती तो उसने बोल दी थी हम तो हमारे अंग्रेज से हमारे एलाई थे। अरे यार, अच्छा एक और बड़ी बात है, ये मैंने बात खासकर मैं लंदन में था तो मैंने 2-4 अंग्रेजों का बताई थी, उनको बेचारों को नहीं पता इस बात का। मैंने कहा तुमसे बड़े टोपीबाज यहाँ बैठे तुम लोग, तो तुम्हारी किस्मत अच्छी कि तुम लोग इस टाइम में तुम भारत में तब आए थे जब हमारी हालत खराब थी यहाँ पे। अभी आके देखो तुम्हारे बाप बैठे हैं यहाँ पे, 1 नंबर के उस्ताद यहाँ पे। एक बहुत बड़ी चीज़ आप नोट करना, हम लोग हिंदी में कुछ और, जैसे गांधी जी के बारे में बाबा साहब का एक बड़ा क्रिटिसिज्म था कि वो इंग्लिश में कुछ बोलते थे, गुजराती में कुछ और बोलते थे, ठीक है ना। तो ये भारत सरकार या भारत की जो हमारी जो वो है, जो पॉलिटिकल हमारी जो मशीनरी है, सारा सिस्टम है, इको सिस्टम जो हमारा है यहाँ का,
हम लोग हिंदी में और रीजनल भाषा में तो कुछ और बोलते हैं। तो यहाँ बैठ के दबा के गालियाँ अंग्रेजों को सुबह शाम, कि अंग्रेज बड़े ख़राब थे, लूट लिया, ये जलियांवाला बाग किया, ये क्या, मारा पीटा, और गांधी जी ने उनको भगा दिया हिंसा से, ठीक है। तो हिंदी में तो उनको गालियाँ दो, और जब लंदन चले जाओ कि साहब हम तो आपके साथ में, हम तो आप ही की कॉमनवेल्थ में, आप ही के दोस्त हैं, आप ही के साथ बैठ के काम करेंगे, मेरे बच्चे को सेटल कर लो यहाँ पे। तो हिंदी में कुछ और बोलना और अंग्रेजों को अंग्रेजी में कुछ और पाठ पढ़ाना, ये एक ऐसी इन्होंने 2 टोपियाँ इन्होंने पहना रखी हैं। ये अंग्रेजों को वार्न करने का टाइम आ गया कि आप अंग्रेजों को बताओ कि ये आदमी सिर्फ हमको गच्चा नहीं, तुमको भी गच्चा दे रहा है। तुम्हारे को हिंदी में गाली देता है माँ बहन की यहाँ पे कि तुम लोग ने लूट लिया, तुमने जलियांवाला बाग कर दिया, लेकिन कभी लंदन में जाके नहीं बोलेगा जलियांवाला बाग के बारे में, क्योंकि अंग्रेज पूछेगा ना कि भाई हमने तो ऑर्डर दिया था मारने का, तुम्हारे मारने का तुम्हारे आदमी लोगों थे, ने, तुमने क्यों दी पेंशन उनको बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में? अगर तुम उनको फ्रीडम वो बता रहे हो कि गलत काम था, तो आपने कैसे पेंशन पकड़ाई उन लोगों को? ठीक है ना। तो एक वो अलग अलग उसमें अलग अलग जुमले हैं, बहुत सारे, बहुत से पॉइंट्स हैं, निकल के आ रहे हैं। अगर आप इस इशू को खोलेंगे 50, क्योंकि यहाँ दोगलापन चल रहा है कि यहाँ पे गाली अंग्रेज को दो हिंदी भाषा में, और लंदन में जाकर के, क्योंकि वहाँ आपको अपने बच्चे सेट करने, तो वहाँ जाके बोलो हम तो आपके साथ में, हम तो कॉमनवेल्थ के आदमी हैं। तो ये दोगलापन खत्म होना चाहिए। आप अंग्रेजों को भी बताओ कि ये एक नंबर का ये उस्ताद आदमी है, या आपको कुछ बोलता है, मुझे कुछ और बोलता है हिंदी के अंदर। ऐसे कहा जी। प्रॉब्लम यही है, मैंने आपको अभी जो बताया था, हमारे देश में जो चलता है उसको बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ गांधीयन लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। गांधीयन लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स मतलब ये हुआ कि कोई भी सिचुएशन में कोई भी स्टेटमेंट का कुछ भी मतलब हो सकता है। इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन हु इज इन फ्रंट ऑफ इट और आप कैसे उसको देख रहे हो। तो इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है। सुभाष बोस, नेताजी, इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, सीधा, एकदम जुबान सीधा, अनएम्बिगुअस, क्लियर कट, आपको मिस इंटरप्रिटेशन की कोई जगह ही नहीं बचेगा। बट इधर ये आप तो हैरान हो जाओगे। मतलब अब सिचुएशन देखो, 1940 में जब जंग शुरू हो गया, कांग्रेस बोल रहा है वी अपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर एफर्ट बिकॉज विदाउट इंडियाज परमिशन आपने हमें जंग का हिस्सा बना लिया। और उधर गांधी जी जाके वाइसरॉय के सामने बैठ के दिल्ली में आंसू बहा रहा है कि मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि आपके वेस्टमिंस्टर ऐसे बर्बाद हो जाएगा, जर्मन आके बॉम्ब गिराएंगे, आप लोग बर्बाद हो जाओगे, आई कांट इवन इमेजिन। तो देश को एक चीज बोल रहे हैं, वाइसरॉय के सामने एक चीज हो रहा है। तो ये सत्य और अहिंसा कहाँ है इसमें? सत्य कहाँ है एटलीस्ट? तो ये दोगलापन हमें प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई मुझे बोलेगा, मुझे लोगों ने मुझे बारे में बहुत बातें बोली, मैं बिल्कुल जेनोफोबिक नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। लंदन में रहा, अमेरिका तो मुझे बहुत पसंद आता है। मैं इंग्लैंड में जो महीना 1.5 महीना मैं रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लंदन बड़ा अच्छा शहर है, वहाँ के मैं फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ, मैंने उनके सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं, मैं लोगों को बोलता हूँ। हमने किताब में नाम यूज़ किए, यस मिस्टर वगैरह के। फिश एंड चिप्स, इसको पूछो, मैं हर जगह फिश एंड चिप्स ही खाता हूँ करके। कोई हमें प्रॉब्लम अंग्रेजों से, हमें प्रॉब्लम है दोगलेपन से, कि ये जो दिल्ली में लोग बैठे हैं, यहाँ तो इनको गाली देते हैं अंग्रेजों को, और वहाँ जाके बोलते हैं हम आपके साथ में कॉमनवेल्थ में। एक और दोगलापन निकल के आ रहा है इनको अलग अलग बातों में। जैसे हम गांधी जी की बात, जो वो पूरी कहानी जो है, जो मैंने टी शर्ट पहन के बैठा हूँ जिसकी, वो गांधी जी की कहानी का ये है कि कहते हैं आप ये कैसे कह सकते हो कि एक आदमी सुभाष बोस की वजह से इंडिया फ्री हुआ था, इतना बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल था, आप एक आदमी का नाम क्यों ले रहे हो? तो उसको बोलना पड़ता है कि 70 साल से जो तुम कहानियां चेप रहे थे कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, तब तुम कहाँ थे? आज जो आपको याद आ रहा है कि एक आदमी के नाम से नहीं होता, हमने कभी नहीं बोला एक आदमी के नाम से। मैं आपके दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल को काउंटर कर रहा हूँ कि सुभाष बोस की वजह से मिली थी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आज तक तो हम ये बोलते आए, तो जो मुझे पता नहीं आपको क्या पढ़ाते हैं स्कूलों में, लेकिन हम जब बच्चे थे हमको ये कहानी पता है कि अंग्रेज बड़ा ख़राब था, बाहर से आया, हमको बहुत मारा पीटा, बहुत लोग 1857 में मार दिए, ये वो हो गया, लेकिन गांधी जी ने उनको भगा दिया हिंसा के रास्ते से। ठीक है, तो ये हमें बचपन में ये हमारे दिमाग में घुसेड़ा गया। तो जब उसको आज मैं काउंटर कर रहा हूँ कि अंग्रेज यहाँ से भागे, गांधी की वजह से नहीं भागे थे, वो तो सुभाष बोस थे जाके वो फौज में रिवोल्ट की नौबत आ गई थी। अब पता क्या जुमले दे रहे हैं लोग ट्विटर में आकर के कि नहीं, अंग्रेज खुद ही गया अपने आप यहाँ से, वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से वीक हो गया था। तो अंग्रेज अगर खुद ही गया है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से वीक होने से गया, तो तुमने पहले क्यों नहीं पता बात? आपने फिर ये गलत स्टोरी क्यों हम पे चेपी कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल? 70 साल तक आप कहाँ था आपका ये आर्गूमेंट कि अंग्रेज खुद गया यहाँ से? वैसे मैं उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, अगर आप मुझे ऑप्शन देंगे कि भैया आपको ये करना है, इनको नहीं मैं अब सक्सेसफुल होने दूंगा। लेकिन मैं भी बात कह रहा हूँ कि वो वही बात है कि आप ये फिर अच्छा कि जहाँ गांधी जी की बात करो, देखो अच्छा गांधी जी ने बड़ा अच्छा आंदोलन चलाया था, ये था वो था, हाँ यार अंग्रेज बड़े गंदे थे, लोगों को मारते थे, ये था वो था ये था, तो तब आपको दुनिया के सारे खोट अंग्रेजों में दिखाई दे जाएंगे जहाँ गांधी जी की बात आती है गांधी नैरेटिव में।
जैसे ही मैंने सुभाष बोस की बात की, सुभाष बोस की वैसे ये देश क्या था, नहीं यार, लेकिन वो अंग्रेज ना बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने इतनी बड़ी फौज बनाई है, देखो आज भारत की सरकार भी कितनी बड़ी फौज हमारे पास में है। और सबसे बड़ी बात अंग्रेजों ने- आइडियोलॉजिकली पंडित जी और गांधी जी को जो सबसे बड़ी बात पसंद थी, दैट द ब्रिटिश वर डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स, वो तो फैसिस्ट है, ये डेमोक्रेट्स है। ये डेमोक्रेट्स 200 साल से हमारे खून चूस रहे हैं, 4 मिलियन लोग जो मर गए हैं 1943 में, वो नजर नहीं आता, बट ये डेमोक्रेट्स है। वो हिपोक्रेसी हिपोक्रेसी है ऊपर ये से। इसको मैं बोलता हूँ गांधीयन लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। आपको समझ में नहीं आएगा कब कहाँ पे हो। आप अपोज कहते आप तो अपोज कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं वो इंडियन आर्मी के लोग थे, लेकिन वही तो हमको 1965-71 की लड़ाई में उन्होंने ही हमको बचाया। किससे बचाया भैया आपको? पाकिस्तान से। पाकिस्तान क्या इटली से पैदा हुआ था? पाकिस्तान कहाँ से बना था? हमसे बना था ना। जो पाकिस्तान के जो मेन कमांडर्स थे 71 की वॉर में, वो कौन थे? कहाँ से आए थे वो? कहाँ की पैदाइश थी? किस आर्मी में थे वो लोग 47 से पहले? सारे के सारे अंग्रेजों के लॉयलिस्ट थे वो लोग। फिर अपने ही लोगों को बढ़वा के हमारे में मत्थे मर रहे हैं हमारे सुभाष बोस के आईएनए के। तो ये प्रॉब्लम निकल के दोगलापन, और इसमें हमारी अब ये ड्यूटी बन गई है कि हम अंग्रेजों को समझाएं कि ये कमीना जो है दिल्ली में हिंदी में कुछ बोलता है, अंग्रेजी में कुछ और लंदन में बोलता है। आपके सामने आपका दोस्त बन जाएगा, आपके पिछवाड़ा में यहाँ पे दिल्ली में आपको गाली सुबह शाम देता है कि हमको मार दिया अंग्रेजों ने, जलियांवाला बाग में गोली चलाई है। अगर जलियांवाला बाग में गोली चलाई है तो मोदी जी क्यों गए कल अंग्रेजों के वहाँ पे फ्रांस में उनके वहाँ पे फूल चढ़ाने के लिए? ये वही अंग्रेज के पिट्ठू थे वो लोग। तो ये दोगलापन जो हमारा है, ये इनका उसकी प्रॉब्लम हमारे को हो रही है। अदरवाइज मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल एंटी ब्रिटिश नहीं हूँ। आई एम नॉट एंटी वेस्ट एट ऑल। बट देयर वर पीपल, जैसे फॉर एग्जांपल अंबेडकर का एक वो स्टेटमेंट भी, आई थिंक बीबीसी को शायद उन्होंने कहा था कि गांधी की वजह से नहीं, बट सुभाष बोस और आईएनए की वजह से भागे थे ये। बाबा साहब ने बोला, सावरकर जी ने बोला, एटली साहब ने बोला, सब ने बोला। ओपन शर्ट सीक्रेट है। और बाबा साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बड़ा अच्छा कि ये जो टेप है ना, ये टेप बीबीसी का इंटरव्यू, ये 55 का है, बाबा साहब के जान से थोड़ा पहले की बात है। पहली बात, ये अगर हम किताब में कहीं लिखा होता तो आप मुझे बोलते कि आप तो इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हो। ठीक है, भगवान की दया से ऑडियो रिकॉर्डिंग है और करने वाला बीबीसी है, जो नेताजी का कोई फैन नहीं है, तो क्लियर कट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। पूरी टेप आप सुन लीजिए। तो ये टेप मैं बड़ा खुश होता हूँ कि मुझे लातूर की याद आ रही है। मैं लोगों को हम बताया था पहली बार में कि ये टेप बहुत टाइम से मार्केट में थी, मतलब जब ये इंटरनेट शुरू हुआ है तो ये 10-15 साल पहले किसी भाई ने उठा करके ये डाल दी यूट्यूब में, जो भी था मुझे पता नहीं, लेकिन ये अवेलेबल थी। लेकिन ये इंटरव्यू बहुत लंबा है बाबा साहब का, इसमें 2-2.5 घंटे का, मतलब काफ़ी लंबा इंटरव्यू है, मुझे याद नहीं कि, लेकिन फेयरली लॉन्ग। मैंने एक बार पूरा सुना था तो लंबा है। लेकिन जो ये नेताजी का पार्ट है, मैंने एक अच्छा, जो जिंदगी में अच्छे काम किए उसमें से एक अच्छा काम मैंने ये किया कि ये पोर्शन जहाँ पे वो नेताजी की बात कर रहे हैं, मैंने ये काट करके निकाल करके इसको पॉपुलराइज मैंने करवाया अपने दोस्तों के थ्रू, कि ये बाबा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, पूरा इंटरव्यू है, उसमें ये स्टेटमेंट भी दी है जो सुभाष बोस की है। अब इसमें बोल के देखो। अच्छा, उसके क्या कि बाबा साहब की स्टेटमेंट के बारे में लोग बातें करते हैं कि बाबा साहब ने ये बोला बीबीसी में, लेकिन ये नहीं बोलते कि बाबा साहब ने ये भी बोला कि सुभाष बोस की वजह से इंडिया फ्री हुआ था। करेक्ट। ये इतनी ज़बरदस्त सुभाष बोस को लेकर के यहाँ पे एंटीपैथी लोगों में, उनके खिलाफ हैं सिस्टम में, कि बाबा साहब के टेप की बात कर लेंगे, लेकिन इस इंटरव्यू की बात ये बात नहीं करेंगे कि बाबा साहब ने जो, और कईयों ने मुझसे बहस करी, कहते हैं नहीं वो तो उनके कहने से क्या होता है। मैंने कहा, अब सिर्फ बाबा साहब की बात पे मैं नहीं चल रहा हूँ, लेकिन बाबा साहब ने जो बोला है उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट भी है, चिंता मत करो। उस जमाने के एटली का स्टेटमेंट भी है, उसके फेवर में सावरकर भी बोल रहे हैं। तो ये सब एक ही बात में हम नहीं कर रहे, हम तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन पूरा लेकर के। बाबा साहब बोलने के 1 साल के अंदर अंदर ही तो एटली खुद बोल दिया करके 1 साल के अंदर अंदर एटली पर ये एटली से मुझे याद है कि 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश वाली थियोरी है कि उसमें डेथ होती है बोस की। 1946 में जवाहरलाल नेहरू का जो लेटर है एटली को, उसमें वो ये क्यों स्टेट कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस रशिया में है, स्टालिन के प्रोटेक्शन में है। पहला उसका, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन बिकॉज इट रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ एलोब्रेशन। तो ये लंबी चौड़ी कहानी है। देखिए, हुआ कहता है, ये जिस लेटर की आप बात करें, लेटर नहीं है, बेसिकली एलिगेशन है। और एलिगेशन का कि एक श्यामलाल जैन नाम के व्यक्ति थे, मेरठ के रहने वाले, तो उन्होंने ये बात बोलनी शुरू करी है साल 67 के आसपास से। उनका एक लेटर 67-68 में भी गवर्नमेंट को उन्होंने लिखा था उन्होंने, कि नेताजी के बारे में मुझे कुछ पता है, ऑल दैट। साल 1972 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो श्यामलाल जैन आकर के खोस्ता कमीशन के सामने आके ये बात बोली ऑन रिकॉर्ड कि ऐसे ऐसे मैं पंडित जी के साथ में था, आसिफ अली के साथ में था, और ये लेटर लिखा गया। तो ये बेसिकली एक किसी बंदे का दावा है। पहली बात तो कोई आदमी जो है वो सच झूठ जो भी बोल रहा है, बड़ा जिगरा चाहिए। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हैं और उनके पिताजी जो भारत के इतने बड़े नेता हैं हमारे देश के,
पंडित जी, उनके बारे में आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। वो आदमी ने आकर के ये बात को बोला ओपनली कमीशन के सामने। तो लोगों ने मुझे बोला एविडेंस, मैंने एविडेंस नहीं है, वो एक एलिगेशन है जो प्रूवन नहीं है, लेकिन उसने कमीशन के सामने लगाया। जैसे कि अगर आप पूरे बंगाल में आप चले जाओ, वहाँ लोगों से पूछो कि जब गुजरात में दंगे हुए थे तो आपको बताएंगे कि साहब कि ना वो नानावती कमीशन में किसी बंदे ने एलिगेशन लगाया था। भाई गुजरात के बारे में सारी इंक्वायरियाँ हो चुकी हैं, सीबीआई की इंक्वायरी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी करवा ली, और ये सब कांग्रेस के टाइम पे हो चुका है। मोदी जी का कोई इसमें किसी कुछ लेना नहीं है। उसको नहीं मानेंगे कि वो किसी बंदे ने एलिगेशन लगाया था नानावती कमीशन के सामने। तो अगर वहाँ पे आपको नानावती कमीशन के सामने किसी आदमी की स्टेटमेंट को अगर आपको इंपॉर्टेंस दिखानी है, तो ये श्यामलाल जैन की स्टेटमेंट है कमीशन के सामने। यू आस्क मी, आई डोंट बिलीव इट पर्सनली, बट मेरे पास में उससे अच्छी स्टेटमेंट पड़ी है। और वो अच्छी स्टेटमेंट ये है कि 1956 में हमारे एटली साहब, वो जिनको मेरे दिल और दिमाग में आजकल वो रचे बसे हैं मेरे, आजकल मैं यही टी शर्ट पहन के हर जगह मैं देता हूँ हर जगह अपना बात। तो हमारे एटली साहब दिल्ली भारत में आए, ठीक है, तो अलग अलग शहरों में गए थे। तो लोगों को कलकत्ता वाली स्टोरी का पता है थोड़ा सा, लेकिन उनको वहाँ का नहीं पता कि वो लखनऊ भी गए थे यहाँ से। तो एटली साहब लखनऊ जाते हैं यहाँ से, और लखनऊ में जब गए तो एक व्यक्ति था धर्मेंद्र गौड़ नाम का, आईबी का आदमी था। पहले अंग्रेजों के ज़माने में ब्रिटिश इंटेलिजेंस में था, बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में आईबी में नौकरी करता था। तो धर्मेंद्र गौड़ ने 1985 में मतलब एक खुलासा किया बहुत बड़ा। और धर्मेंद्र गौड़ के बारे में आपको उनकी कुछ किताबें मिल जाएंगी हिंदी में अभी भी। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पर बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड उन्होंने दिखाए। किसी और आदमी ने चंद्रशेखर आज़ाद के रिकॉर्ड नहीं दिखाए, इसने दिखाए। तो ये वो धर्मेंद्र गौड़ की बात कर रहा हूँ मैं, उनके और काफ़ी जाना माना नाम है उस सेंस में। और उन्होंने ही दिखाया कि उनको फंसाया गया था, और उन्होंने किसी का नाम भी उन्होंने इंडिकेट किया था कौन वो आदमी था जिसने यशपाल चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाया, जिन्होंने मुखबरी की थी। तो ये जो अपने धर्मेंद्र गौड़ जी ने स्टेटमेंट दी मीडिया में, बाद में एक लेटर भी लिखा उन्होंने किसी को, मेरे जानने वाले को, लेटर की कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है। तो उन्होंने बोला कि मैं वीआईपी सिक्योरिटी में आईबी के में था। तो ये एटली साहब आए हमारे लखनऊ में, तो मुख्यमंत्री संपूर्णनंद जी उनसे बात कर रहे हैं, और उस समय शहर में चर्चा थी कि नेताजी यहाँ पर हैं, ठीक है। ये कहानी शायद गौड़ को नहीं मालूम होगी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे गुमनामी बाबा लखनऊ में ही थे, सन 56, ठीक है। तो ये गुमनामी बाबा की कहानी उनको नहीं पता, ये मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि उसने ये मेंशन उसने लेटर में किया हुआ है कि या अपने अकाउंट में, जो उसने किताब में भी छापा है, लेकिन अमर उजाला में उसका पूरा स्टेटमेंट छपा था 85 में। मेरे को वो भी पढ़ी, कटिंग पड़ी मेरे पास में उसकी पूरी। तो वो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि शहर में चर्चा है कि सुभाष बोस यहाँ पर हैं। तो संपूर्णनंद जी ने सुभाष बोस के बारे में एटली से पूछा कि क्या वो मर गए हैं क्या। तो वहाँ जो उसने अकाउंट दिया कि एटली ने बोला कि नहीं, वो रूस चले गए, और कैसे गए हैं। तो अगर उसको आप श्यामलाल जैन की स्टेटमेंट से अगर टैली करोगे तो बहुत मैच करता है। तो श्यामलाल जैन की टेस्टिमनी को तो मैं अटेंशन नहीं देता उसमें, बहुत आई डोंट बिलीव इट, लेकिन आई एम विलिंग टू पे लॉट ऑफ अटेंशन टू द स्टेटमेंट ऑफ दिस फॉर्मर आईबी मैन धर्मेंद्र गौड़ा। एग्जैक्टली मोर और लेस द सेम थिंग ही इज टॉकिंग अबाउट दैट, कि सुभाष बोस रूस चले गए, जीप के थ्रू गए थे। ये बात एटली ने उसको बताई, और उसने ये भी बोला धर्मेंद्र गौड़ ने कि मैंने ये रिकॉर्डिंग करी थी इन लोगों की, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जासूसी करने में हमारा कोई दुनिया में कंपटीशन नहीं है। हम एक नंबर के मुखबिर किस्म के लोग हैं, जासूसी करते हैं। अंग्रेज हमको सिखा गए थे, हम उनके बाप बन गए इस गेम में। और अभी तो आजकल का ज़माना नहीं है। आपको, मैं बचपन में छोटा था तो मैंने ये बात नोट की थी, जो सोसाइटियाँ होती है ना, जो आप मोहल्ला जो होता है करके, वहाँ पे इंटेलिजेंस ग्रिड हुआ करते थे बड़े ज़बरदस्त, कि जो लोकल आंटियाँ हैं वो लोगों पर नजर रखती थी। बंगाल में तो अब भी है ये। नहीं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि आप पड़ोस में कौन क्या कर रहा है, सारी आंटियाँ को खबर होती थी, और सारा का पूरा सिस्टम जो है। तो हमारे यहाँ पे लोगों में नेचुरल टेंडेंसी है जासूसी करने की, कि दूसरे घर में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। शहर में होता है, भारत में कोई कहीं पे भी चले जाए, कोई भी शहर में होता है ये लोग। नहीं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो आंटियाँ मैंने नोट किया करके कि ना, ये दिस टू कलेक्ट इंटेलिजेंस। पर ये श्यामलाल जैन की स्टोरी में हमारा प्रॉब्लम आप समझो, ये स्टोरी क्रेडिबल है, ठीक है, पर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमें कोई कॉरबोरेटेड नहीं। मैं धर्मेंद्र गौड़ की बात को मानता हूँ। अब उसको छोड़ दो, आई एम टॉकिंग इन अ डिफरेंट लाइन, कंप्लीट डिफरेंट लाइन, के क्रेडिबल लगता है बट कॉरबोरेटिंग एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। मेरे लिए प्रॉब्लम वो है कि कॉरबोरेटिंग एविडेंस नहीं है। अब क्या, अगर कॉरबोरेटिंग एविडेंस है तो श्यामलाल जैन या तो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर सच बोल रहा है तो वो लेटर टाइप किया था, ही वाज अ स्टेनोग्राफर। तो आईएनए का ट्रायल जब चल रहा था दिल्ली में, लाल किला ट्रायल जब चल रहा था,
उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू हिज स्टोरी नेहरू जी ने उनको ये टाइप करवाया था। अगर वो लेटर एग्जिस्ट करता है, वो इतना एक्सप्लोसिव होगा, इतना सेंसिटिव होगा कि ना तो भारत सरकार ना ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको 200 साल तक उसको डिक्लासिफाई नहीं करेंगे, तो हम प्रूव ही नहीं कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो धर्मेंद्र गौड़ की स्टेटमेंट है वो वर्थ मतलब पेइंग अटेंशन टू है, बिकॉज वो छोटा मोटा आदमी था। जो आपको बात आता कि उसने ये बोला कि मैंने एटली साहब की और संपूर्ण जी की जो बातचीत हुई है उसको रिकॉर्ड करा है और वो टेप मैंने IB हेडक्वार्टर में भेजी है। तो ये भी हमें कल को फ्यूचर में अगर बाई चांस भगवान करे देश में एक डिबेट डिस्कशन हो जाती है तो ये भी हमको एक्सेस करना पड़ेगा। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो लोगों को ये कहानी मतलब एटलीस्ट आपके कलकत्ता की कहानी पता है, थोड़ी थोड़ी, पूरी नहीं पता, थोड़ी थोड़ी पता है कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन वही एटलीस्ट साहब लखनऊ में भी नेताजी के जीवित होने की बात संपूर्ण जी को बताए थे और इसका सबूत इसका जो देने वाले थे धर्मेंद्र गौड़ जो IB के VIP सिक्योरिटी में इन्वॉल्व थे। तो अब वो अवेलेबल है उसका एविडेंस भी, इन द सेंस कि वो पेपर में छपा बिकॉज गौड़ साहब की डेथ हो चुकी है तो वो किसी कमीशन कमेटी के सामने नहीं आया। लेकिन उन्होंने लिखित किताब में ये और अपने अखबार में स्टेटमेंट 85 में पहली बार दिया था, वो मेरे पास सारा का सारा पड़ा हुआ। उनका लेटर भी हाथ का लिखा हुआ, किसी को लिखा था, उन्होंने मुझे उसकी फोटोकॉपी पकड़ा दी। तो वो अवेलेबल है। बट ये जो गुमनामी बाबा जब इंडिया आते हैं वर्सेस सुभाष चंद्र बोस का जो बीच का एक जो टाइम है, इसमें क्या हो रहा था? क्योंकि जो डीक्लासिफाइड आपने इसमें MI5 के भी जो फाइल्स बताई है उसके अकॉर्डिंग उन्हें तो पता था कि वो रशिया में है, वो उनके फाइल से क्लियरली पता चल रहा है। तो ये बात को इंडियन गवर्नमेंट ने तो कभी तवज्जो दिया नहीं इस पर। नहीं, उसमें अब देखो हमारा प्रॉब्लम है कि हम जो भी कह रहे हैं हम वही कह रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स निकले उसके बेसिस पे, और पूरी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है। एक कहानी जो निकल के आ रही है बिफोर वी कम टू गुमनामी बाबा, उसी आने पर उसी की बात आपको इनडायरेक्टली मैं हिंट देता हूँ उसके ऊपर करके। पहली बात तो ये मैं पहले बोल चुका हूँ लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ दोज हु डोंट अंडरस्टैंड कि 3 थ्योरी हैं। प्लेन कैश की थ्योरी को हम एक्सेप्ट नहीं करते कि एविडेंस मैच नहीं करा। अब तो और डेटा बहुत निकल आया कि वो शडई कहीं और मरा है तो वो कहानी खत्म हो जाती है। दूसरा है कि रूस में जाने की बात हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे रिपोर्ट्स हैं मल्टीपल। एक का मैं आपको एग्जांपल अभी दूंगा कि नेताजी रूस में थे, ठीक है, और जाने का प्लान था और रिपोर्टों में सब में आ रहा है करके। सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रही कि वहाँ पे उनके जो एक स्टोरी मारने के बारे में आ रही है कि मार दिया उनको, उसका कोई एविडेंस नहीं मिल रहा कुछ करके। और रूस ने जो जितना डेटा दिखाई दे रहा है रूस ने उनको अजाइलम दिया था। अब एक कहानी ये है कि इस कहानी का कि एक मुझे पता नहीं इसको स्टार्ट में कहाँ से करूँ, लेकिन उसका जो हमने एफर्ट कुछ किए थे हमारी वजह से एक हमने CIA की सीक्रेट रिपोर्ट को डीक्लासीफाई करवाया, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी की CIA जो की। मतलब क्लासिफाइड थी उसे डीक्लासिफाई आपने किया। मैं कहानी सुनाता हूँ कैसे करवाया वो भी, क्योंकि इस पर आपको मालूम चल रहा है कि ये कितने एक नंबर के मकार दिल्ली में लोग बैठे हुए। जब मुखर्जी आयोग काम कर रहा था तो मुखर्जी आयोग ने ऑब्वियसली विदेशों में डॉक्यूमेंट्स को ढूंढा, ठीक है, अमेरिका का नाम भी निकल के आया कि अमेरिका में रिकॉर्ड देनी चाहिए। तो उनके थ्रू बातचीत हुई तो विदेश मंत्रालय ने अमेरिकन एम्बेसी से बात करी होगी। तो अमेरिकन एम्बेसी ने उनको एडवाइस दी थी कि आपको अगर कुछ अमेरिका में जो डीक्लासिफाइड फाइल्स चाहिए वो आपको हमारी अमेरिकन नेशनल आर्काइव हमारे का अमेरिका में है, मैरीलैंड के अंदर, और अलग अलग कंट्रीज में आर्काइव है, वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो वहाँ आपको रिसर्चर वगैरह देकर के आप अपना वो निकाल सकते हैं कि जो पब्लिक में डाल दिया आप अपना रिसर्चर भेज दीजिए उसमें। तो पब्लिक में नेशनल आर्काइव खुला है दिल्ली का, जो मर्जी जाके देख सकता है, कोई किसी की रोक टोक नहीं। सेम थिंग इन अमेरिका, एनीबॉडी कैन गो टू दी नेशनल आर्काइव। मैं खुद उनके नेशनल आर्काइव में गया था इंडियन का पासपोर्ट लेकर, कि कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो है नहीं, वो तो डीक्लासिफाइड फाइल सारी की सारी, तो वो उन्होंने डाल दी वहाँ पे। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि जो सीक्रेट रिकॉर्ड्स हमारी कंट्री में अगर आपने वो एक्सेस करना है तो आप फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू आ सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट मतलब FOIA जो अमेरिका का RTI एक्ट है, राइट, पहले वही बना था, 1967 में बना था FOIA, उसी को हम भारत में RTI कहते हैं, जो हमारा 2005 में बना है। तो उन्होंने कहा FOIA के थ्रू आप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो भारत सरकार से 2 एक्शन की डिमांड थी कि एक अमेरिका के आर्काइव्स में आप एक रिसर्चर को लगा करके ये कीजिए। तो मुखर्जी कमीशन ने उनको ये बोला कि आप किसी रिसर्चर को ढूंढिए, और अगर रिसर्चर नहीं मिलता है तो किसी भारतीय स्टूडेंट को बोलिए कि फॉर द लव ऑफ नेताजी या फॉर द अफेक्शन फॉर इंडिया ही और शी कैन अंडरटेक अ रिसर्च एंड थोड़ा हम कंपनसेशन भी देने को तैयार है। ऐसी कुछ बात जस्टिस मुखर्जी ने गवर्नमेंट में कंपेयर किया। तो आपको पता है कि भारत जो दुनिया में हम मॉरल सुपर पावर है, ठीक है। दूसरा आपको ये मालूम है कि हमारे देश के जितने बड़े बड़े लोग हैं, खासकर हमारे जो डिप्लोमेट बाबू हैं, इनके सबके बच्चे कौन सी कंट्री में रहते हैं। आधा देश जो है अमेरिकन ड्रीम चेस कर रहा है। ये बात मैंने कहीं बोली थी, बाद में मैंने देखा सदगुरु ने भी बात बोली कि अगर आज के दिन में अगर अमेरिका वाले अनाउंस कर दें कि जो आदमी आएगा उसको हम फर्स्ट कम जो भी आएगा उसको हम वीज़ा दे देंगे, तो आधा कंट्री भाग जाएगा छोड़ के अमेरिका में, ठीक है।
तो उस कंट्री में जहाँ आपकी एलीट क्लास के बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं और ये डिप्लोमेट्स के बच्चे उसी कंट्रीज में जाकर के अपना अमेरिकन ड्रीम चेज करते हैं, 5 साल तक ये मुखर्जी कमीशन काम करती रही, ये लोग वहाँ पे किसी स्टूडेंट को नहीं ढूंढ सके, रिसर्चर को, ठीक है। तो ये उन्होंने काम नहीं किया, हम लोगों ने करा, हम लोगों ने वहाँ रिसर्च करा के, हमने भी बंदा हायर करके $500 देके पर डे के उसको करा के हम लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट निकाले, वट ठीक है, नेशनल आर्काइव में। उसके बाद में जो भारत सरकार ने ये बोला कि जो अमेरिकन FOIA है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और टार्डी प्रोसेस होती है। अगर आपको अमेरिकन सरकार से कोई सीक्रेट रिकॉर्ड बाहर निकालना है और FOIA के थ्रू अगर आप जाएंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें आपको बताना पड़ता है कि कौन सा रिकॉर्ड आपको चाहिए। करेक्ट। अब जो चीज़ खुद सीक्रेट है वो कैसे पता, वो भी जनरल बात है, खरी बात, गलत बात नहीं है ना, कि आपको चीज़ सीक्रेट है, मैं आपको कैसे बताऊंगा कि मुझे वो चीज़ चाहिए। तो उन्होंने इसलिए ये बात बोल करके भारत सरकार ने अमेरिकन गवर्नमेंट से FOIA में कोई अपील नहीं करी, ठीक है। हम दोनों यहाँ दिल्ली में, उस टाइम भी ये दिल्ली में था, गुड़गांव में था, हम मेट्रो में घूमने वाले लोग थे, अभी भी मेट्रो में घूम रहे हैं, ठीक है। कहने को तो लोग बोलते हैं कि हमको BJP का IT सेल पैसे देता है, अगर पैसे देता होता तो मैं मेट्रो में क्यों घूमता होता भैया। तो एनी हो, तो ऐसे ये हम लोग दिल्ली में बैठे बैठे हम लोगों ने 2 सीक्रेट CIA के रिकॉर्ड ट्रैक कर लिए, ना केवल सीक्रेट CIA के रिकॉर्ड हमने ढूंढ निकाले 2, और वो रिकॉर्ड को हमने अमेरिकन FOIA के थ्रू उनसे अपील करी कि ये रिकॉर्ड हमको दे दीजिए। तो अमेरिकन सरकार ने हमको बोला कि ये नेशनल सिक्योरिटी अमेरिका के हिसाब से हम नहीं दे सकते आपको। फिर वहाँ पे जैसे दिल्ली भारत में होता है कि अगर आप सूचना के अधिकार में RTI में आपको सवाल पूछते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन रिजेक्शन आता है या फिर आपको सेटिस्फाइड नहीं हो, यू कैन ऑलवेज मेक एन अपील टू अनदर ऑफिसर। तो वहाँ भी सेम प्रोटोकॉल है, हम तो उन्हीं का कॉपी किया हुआ है, तो हम उनका प्रोटोकॉल है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो उनका एक पैनल बैठता है, आप वहाँ अपील कर सकते हैं CIA पैनल के अंदर। तो हमने फिर वो अपील वहाँ पे एक बना के ड्राफ्ट करके उनको दी कि ये कारण है। तो हमारा कोई लॉयर नहीं है, हम ही सब खुद ही करके खुद ही चपड़ासी, खुद ही CEO हैं उसके, मिशन एनर्जी के। तो हमने वो सारा बना के एग्जाम्पल कि क्या क्या बोलना है, कि जैसे एग्जाम्पल हमको उनको बोला कि इंटेलिजेंस एजेंसीज में 2 ही चीज़ सीक्रेट होती है कि मुखबिर का नाम, सोर्स का नाम नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि हाउ यू हैव कलेक्टेड इंटेलिजेंस, गैदरिंग कलेक्शन कैसे होती है, ठीक है। हम इंटेलिजेंस के लोग नहीं, हम तो डिक्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, हम तो रिसर्चर हैं, हम तो उस कैटेगरी में आते, पत्रकार हिस्टोरियन टाइप की कैटेगरी में आते, हम इंटेलिजेंस के आदमी नहीं है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ना हमें सोर्स के नाम से मतलब है, ना मुझे उससे मतलब है कि आपने कैसे इंटेलिजेंस गैदर करी है। आप सिर्फ वो नाम छुपा दो, अमेरिका की भाषा में रिडक्शन कहते हैं, आप वो काला करके आप हमको बाकी रिकॉर्ड दे दो, ठीक है। और भी और कारण दिए कि भारत के लोगों की बहुत अटैचमेंट इस आदमी के साथ में, और बहुत से भारतीय मूल के लोग आपके देश में भी रहते हैं, तो वो भी खुश होंगे अगर आप ये काम करेंगे। तो उन्होंने वो अप्रूव कर दिया, ठीक है। तो मतलब अगर आपको 2 लोग मिल जाएं, एक गांधी भक्त और एक CIA, और दोनों के सामने अगर हाथ पैर जोड़ोगे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो CIA निकाल देगी आपको, एक गांधी भक्त आपको नहीं देगा। ये स्टेटमेंट जो था ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छा, दिस इज रियल लाइफ एग्जांपल। नहीं, ये भी रियल है CIA वाला, नहीं, मैं बोल ये जो गांधी भक्त तो गांधी भक्त नहीं देगा आपको, तो ये स्टेटमेंट हाइपोथेटिकल स्पेकुलेटिव नहीं है, ये मेरे रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। ये CIA से डॉक्यूमेंट्स निकाल लिया, CIA को वो मुखर्जी कमीशन ने बोला था कि नेशनल आर्काइव जो US का है वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप निकाल लीजिए। तो उनको रिसर्चर नहीं मिला तो नहीं कर, नेशनल आर्काइव को मैंने ईमेल लिखा कि मैं ये ढूंढ रहा हूँ नेताजी के ऊपर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, आप मुझे बताएं, तो एंड कॉस्ट एंड प्राइस जो भी है, इफ अफोर्डेबल आई वुड लाइक टू हैव देम। कोई जवाब बाबा कुछ नहीं। पूरा एक दिन एक पूरा इतना मोटा पोथा आ गया घर में मेरा फ्रॉम देम, फ्री ऑफ कॉस्ट, कि किसी ने सर्च किया था उस टाइम पे ये फाइल्स बाहर थे, हमने कॉपी करके भेज दिया। I got the same thing from Australia, like this free. इतना मोटा पोथा फ्री, ओके, ठीक है। ये पहला एग्जांपल। सेम चीज आल्सो हैपेंड विद द UK। वी अपील्ड टू द फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस, हमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, ढंग का जवाब आया, सब कुछ किया, जो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वो दिया, डिक्लासिफाई करके दिया, ट्रांसफर ऑफ पावर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई करने के बाद दिया, ठीक है, हो गया। अब अपनी देश की कहानी सुनाता हूँ। हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसमें एक हिस्टोरिकल, और ये वो लोग हैं जो दावा ठोकते हैं कि हम सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, ये उसकी बात कर रहा है। सत्य अहिंसा का जो डंका बजाते हैं दुनिया में कि शांति की दुनिया में हम लेकर आएंगे और सत्य हम फैलाएंगे दुनिया के अंदर, ये उनकी बात कर रहा है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के हिस्टोरिकल डिवीजन है, जो हमारे जितने ज़्यादा जंग लड़े गए हैं या वॉर हिस्ट्री जो है ऑथेंटिक हिस्ट्री लिखते हैं, पब्लिश करते हैं। 1950s में पंडित जी ने कमीशन किया था एक बंगाली हिस्टोरियन को टू राइट द हिस्ट्री ऑफ INA। तो उन्होंने लिखा था
भारत सरकार ने कभी छापा नहीं उसको, मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा है, सीक्रेट है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल है, कोई Okay. जाके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं पलट के, बट नथिंग मोर देन यू कांट एंटर देयर जस्ट एंड यू हैव टू बी वो ऑफिसर। बोलते हैं, एटलीस्ट थियोरेटिकली बोलते हैं कि आके देख सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, पर ना नोट लोगे ना कॉपी करोगे। तो मैंने बोला इतना पुराना हिस्ट्री आईने का पड़ा है, इट्स नॉट बीइंग यूज्ड, आई वांटेड अ कॉपी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। आरटीआई फाइल किया डिफेंस मिनिस्ट्री में, वो लोग ना बोल दिया, ये वो बहुत लफड़ा हुआ। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये डायरेक्शन दिया, डिफेंस मिनिस्ट्री ने मुझे एलिगेशन लगा कि इफ वी गिव यू द मैन्युस्क्रिप्ट और कल तुम अपने नाम पे उसको प्रिंट कर दोगे, छाप दोगे, तो हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। आई सेड वैलिड आर्ग्यूमेंट, वैलिड ऑब्जेक्शन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने मुझे बोला कि आप एक काम करो, एफिडेविट दे दो, रिटन एफिडेविट दो नोटराइज्ड, कि आप इसको कमर्शियली यूज नहीं करोगे, ओनली फॉर योर रिसर्च पर्पस, रेफरेंस मटेरियल। मैंने बोला फेयर पॉइंट, दे दिया। CIC ने ऑर्डर पास किया कि द मिनिस्ट्री विल हैव टू गिव अ कॉपी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट टू मी। हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ, अब ऑर्डर आ गया है तो मैन्युस्क्रिप्ट भी पहुंच जाएगा मेरे पास। तो इंस्टेड व्हाट डू आई गेट? आई गेट अ लीगल नोटिस कि मेरे अगेंस्ट केस फाइल हो गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। ऑर्डर के अगेंस्ट कोई इंस्टीट्यूशन जब ऑर्डर पास करता है, इफ यू डोंट लाइक द ऑर्डर, यू चैलेंज द ऑर्डर ना। राइट। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया था, दे फाइल्ड अ केस अगेंस्ट मी। व्हाई? बिकॉज आई आस्क्ड फॉर दैट मैन्युस्क्रिप्ट, जस्ट फॉर दैट। जस्ट फॉर दैट। और मुझे पता नहीं है कि शायद वो केस आज तक विथड्रॉ नहीं हुआ है। ओके। तो ये है फर्क गांधीयन और नॉन गांधीयन में। तो दिस इज द वे वी हैव स्ट्रगल्ड एंड फॉट। किसी का वो फेवर नहीं मिला है, सपोर्ट नहीं मिला है इसे। 1950 के में ये पिकअप कर रहे हैं कि भारत में ये रूमर उड़ रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस साइबेरिया से वापस आने वाला है। मेरा एक आपके सामने मैं आपको एक खुल्लम खुल्ला दावा रख रहा हूँ, आप भारत सरकार की दोनों रिपोर्टें, हैंड राइटिंग की, गुमनामी बाबा सुभाष बोस नहीं है वो, और ये 3 रिपोर्ट एक्सपर्ट्स की प्राइवेट की, कपूर साहब की, कर्ट साहब की और अपने अशोक कश्यप जी की, इन तीनों रिपोर्टों की कॉपियों को ना ओरिजिनल में कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में एग्जीबिशन लगा दो। स्कूल का बच्चा भी होगा, वो देख के पहचान जाएगा कि गवर्नमेंट की रिपोर्टें झूठी हैं। उसमें कुछ है नहीं, डेटा ही कुछ नहीं है, रिपोर्ट में कुछ लिखा नहीं हुआ। जो आईएनए ट्रेजर का एक वो स्कैंडल था जिसमें मतलब वॉर फंड्स जो थे वो बहुत ज्यादा कलेक्ट किए थे, बट कहाँ गए किसी को पता नहीं पता है, किसने सबको पता है। ओके। आपके महाराष्ट्र का लिंक है। जैसे नेताजी को क्या हुआ सबको पता है, इस ट्रेजर को क्या हुआ वो भी पता है। हिटलर ने मदद करी है, आप उस आदमी ने जिंदगी में सारे हिटलर ने जो क्रैक कर दिया, फिर सबमरीन में बिठा के भेज दिया। दैट इज नॉनसेंस। अरे सबमरीन में बिठा के भेज दिया, ऐसे सच रिडिकुलस वे ऑफ टॉकिंग। तो हमारा जब इसका नाम, जब पेंगुइन की बायोग्राफी का नाम आया तो इसने मुझे बताया कि पेंगुइन से मेरा किताब का हो गया। तो उसको मैंने पहले बोला कि इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि पेंगुइन से किताब तेरी छप रही है, क्योंकि इसको रोकने के लिए, क्योंकि हमारा थ्रेट पोटेंशियल बढ़ने वाला है। सुगोता बोस बाबू ने उनको फ़ोन किया था या उनको ईमेल लिखा था? पहले फ़ोन करके उनको बोला कि इनकी किताब विड्रॉ करो इसकी। सिंपल क्वेश्चन का आंसर कि आईएनए का खजाने जो था उसको चोरी जो हुआ है उसमें 2 कैरेक्टर आते हैं, मूंगा रामामूर्ति और एस ए अय्यर पहला आदमी। भारत सरकार को और प्रधानमंत्री को मालूम है कि अय्यर चोर है, क्योंकि श्यामलाल जैन जो बोला था कि ये नेहरू ने चिट्ठी लिखा था, वो हाफ द स्टोरी है। Okay. जो अदर हाफ जो स्वामी जी नहीं बताते हैं या शायद फाइल पूरा पढ़ा नहीं है, वो ये है कि श्यामलाल जैन ने ये बोला था कि उसने 1967 साल में नेताजी को बॉम्बे में मिला था, यूपी में मिला था।